ये एनिमे गेम के खत्म होने से शुरू होता है, जो पूरे 3 साल चला। लेकिन वो टाइम हमारे प्रोटैगनिस्ट के लिए बिल्कुल भी इनफ नहीं था, क्योंकि वो जापान का एक हार्डकोर गेमर है जो इस गेम की एंडिंग से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड है। वो इस गेम को सच में ट्रैश मानता है और वो चाहता है ऐसा गेम जिसे पूरा करने में कम से कम 10 इयर्स लगे, क्योंकि उसके पास करने को और कुछ खास नहीं है, बस जॉब करना और गेमिंग करना। इतना डिसअपॉइंटेड होने के बाद भी वो टाइम वेस्ट नहीं करता और तुरंत एक हार्डकोर वीडियो गेम सर्च करता है जिसका बैलेंस पूरी तरह गार्बेज हो। जैसे ही वो ये वर्ड्स अपने ब्राउजर में टाइप करता है, स्क्रीन पर एक मिस्टीरियस वर्ल्ड का सीनरी दिखाई देता है और एक अननोन कंपनी उसे ऐसा गेम ऑफर करती है जो कभी खत्म नहीं होता। ये एक फैंटेसी वर्ल्ड है जहां स्वॉर्ड्स और मैजिक मौजूद हैं। ये देखते ही वो इंस्टेंटली इंटरेस्टेड हो जाता है। इसके बाद वो डिफिकल्टी सेटिंग्स चेक करता है, जहां इजी, नॉर्मल और एक स्ट्रेंज डिफिकल्टी होती है जिसे हेल मोड कहा जाता है। डिस्क्रिप्शन में साफ लिखा होता है कि रिग्रेट उसकी सबसे छोटी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उसे एब्सोल्यूट डिस्पेयर का सामना करना पड़ेगा। हेल मोड में लेवल अप करने के लिए नॉर्मल मोड से 100 टाइम्स ज्यादा एक्सपीरियंस चाहिए। लेकिन वो ये सब बातें पहले भी कई बार सुन चुका है, इसीलिए वो बिल्कुल भी इंटिमिडेट नहीं होता और उसी मोड को सिलेक्ट कर लेता है। इसके बाद उसे कई कैरेक्टर क्लासेस दिखाई देती हैं, जैसे स्वॉर्ड्समैन, स्पीयर यूजर, स्वॉर्ड मास्टर, हीरो और यहां तक कि डीमन लॉर्ड भी। लेकिन किसी वजह से समनर क्लास की डिफिकल्टी बाकी सभी से ज्यादा होती है और ये बात उसका ध्यान खींच लेती है। गेम अभी अल्फा टेस्टिंग फेज में है, इसलिए उसे खुद भी समझ नहीं आता कि वो इस क्लास को सिलेक्ट कैसे कर पा रहा है। लेकिन वो ज्यादा नहीं सोचता और इसे एक फन चैलेंज मान लेता है। इसी वजह से वो स्टार्ट पर क्लिक करता है और खुद को इस गेम का गिनी पिग मान लेता है। जैसे ही वो ये ऑप्शन सिलेक्ट करता है, वो अचानक गायब हो जाता है और पीछे सिर्फ एक खाली रूम रह जाता है। अगली चीज जो वो महसूस करता है वो ये कि सब कुछ ल्यूक वार्म लग रहा है, जो काफी रिलैक्सिंग है। लेकिन कुछ ही सेकंड्स में वो फीलिंग पूरी तरह बदल जाती है और जिस जगह वो है वो टाइट होने लगती है, जिससे उसे सांस लेने में डिफिकल्टी होने लगती है। थोड़ी देर बाद वो इस न्यू वर्ल्ड में एक न्यू बॉर्न बेबी की तरह पैदा होता है और तभी उसे समझ आता है कि ये री इनकारनेशन सच में लिटरल है। उसका फादर उसे खुशी से गोद में उठाता है और जब वो देखता है कि बच्चा लड़का है तो बताता है कि उसका नाम पहले से तय है, उसका नाम एलन होगा। एलन अपने नए नाम और नई लाइफ को आसानी से एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि उसकी प्रीवियस लाइफ कुछ खास मेमोरेबल नहीं थी। पहले वो 35 इयर्स का एक अनएजुकेटेड आदमी था जिसके पास ना मनी थी ना कोई फ्यूचर प्लान। रोमांस में भी वो टोटली फेल था और एक व्हाइट कॉलर ऑफिस वर्कर की बोरिंग लाइफ जी रहा था। उसका नाम केनेची यमाडा था। अब वो इस नए वर्ल्ड में एलन बन चुका है और उसकी एज सिर्फ 1 ईयर है। वो अभी बोल नहीं सकता, लेकिन अपने आप सोच सकता है और वर्ड समझ सकता है। इससे वो समझ जाता है कि शायद जापानीज ही इस वर्ल्ड की कॉमन लैंग्वेज है। उसका जन्म एक सर्व फैमिली में हुआ है, जैसा उसने शुरुआत में चूज किया था। ये एक फ्रंटियर विलेज है जहां लोग खेती करने के लिए रूलिंग लॉर्ड को टैक्स देते हैं, इसलिए इस विलेज का अभी कोई नाम नहीं है। उसके फादर का नाम रोडन है, जो एक हार्ड वर्किंग फैमिली मैन है जो हर दिन खेतों में और घर के लिए मेहनत करता है। उसकी मदर का नाम थेरेसिया है, जो बहुत प्रिटी है और उतनी ही स्वीट भी है। दोनों अभी यंग हैं। अभी एलन उनका इकलौता बच्चा है, लेकिन पेरेंट्स इतने लविंग हैं कि वो जानता है फ्यूचर में उसे सिबलिंग जरूर मिलेंगे। थोड़ी देर बाद एलन को नींद आने लगती है तो थेरेसिया उसे सुला देती है और रोडन के साथ डिनर करने चली जाती है। जैसे ही वो अकेला होता है, एलन स्टैट विंडो ओपन करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता, जिससे वो डिसअपॉइंटेड हो जाता है, क्योंकि बेबी लाइफ भले ही पीसफुल हो, लेकिन वो समनर है और कुछ एक्शन लेना चाहता है। वो कई बार ट्राई करता है और धीरे धीरे होप खोने लगता है, लेकिन फिर भी वो बस ऐसे ही एक बार और ट्राई करता है और इस बार उसके ऊपर एक ब्राइट लाइट दिखाई देती है और अचानक उसके सामने एक बुक आ जाती है। वो इतना शॉक्ड और एक्साइटेड हो जाता है कि उसके मुंह से स्क्रीम निकल जाती है। वो आवाज सुनते ही उसके पेरेंट्स तुरंत रूम में दौड़ कर आते हैं। एलन समझ जाता है कि वो बुक उन्हें नहीं दिखा सकता, इसीलिए वो जल्दी से उसे गायब कर देता है और सोने का नाटक करता है। उसके पेरेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन मान लेते हैं कि वो नींद में बोल रहा था। जैसे ही वो चले जाते हैं, एलन फिर से उठता है और दोबारा ट्राई करता है और बुक फिर से उसके सामने आ जाती है। पूरे 1 साल की कोशिश के बाद आखिरकार वो चीज देख पाता है जिसका वो इंतजार कर रहा था। बुक में उसकी करंट स्टैट्स दिखाई देती हैं। वो अभी लेवल 1 है और उसकी क्लास समनर है, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसने एक्सपेक्ट किया था। बुक का एक पेज उसकी समनिंग स्किल के डिटेल्स दिखाता है, जहां वो सीखता है कि समन और क्रिएट दोनों की अलग स्किल एक्सपीरियंस होती है। मतलब जितना ज्यादा वो यूज करेगा उतना ज्यादा वो स्किल लेवल अप होगी। फिलहाल उसके पास 0 एक्सपीरियंस है, जो ऑब्वियस है। इसके बावजूद उसके पास समन क्रिएट करने का ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन अभी वो सिर्फ इंसेक्ट्स और बीस्ट्स तक ही लिमिटेड है। वो नोटिस करता है कि वो अभी सिर्फ H लेवल इंसेक्ट्स और बीस्ट्स ही एक्सेस कर सकता है, जो सबसे लोएस्ट कैटेगरी है। तभी बुक एक और पेज दिखाती है जिसमें उसके लिए एक मैसेज लिखा होता है, जहां उसे थैंक्स कहा जाता है। उस मैसेज में उसे पेट्रोनेज के बारे में बताया जाता है और उससे पूछा जाता है कि क्या वो इस इसेकाई वर्ल्ड को एंजॉय कर रहा है या नहीं। उसी लेटर में गॉड ऑफ क्रिएशन अपने ग्रिमवॉर को लीड डिलीवर करने के लिए अपॉलॉजी भी करता है।
एलन इसे बस एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ से आया हुआ लेटर मान लेता है, वही गॉड ऑफ क्रिएशन जिसका नाम एल्मिया बताया गया है। लेटर में एल्मिया ये भी बताती है कि क्योंकि एलन ने एक ऐसी क्लास सिलेक्ट की है जो अभी टेस्टिंग में है, इसलिए प्रॉपर पेपर वर्क पूरा करने में टाइम लगा और स्टाफ ने पूरी मेहनत की ताकि जल्दी से जल्दी सब कंप्लीट किया जा सके। आखिर में एल्मिया उसे वार्निंग देती है कि क्लास सिलेक्शन को लेकर कोई भी क्वेश्चन या कैंसिलेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। एलन समझ जाता है कि समनर क्लास में अभी काफी बग्स और प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन फिर भी वो समन करना चाहता है, इसलिए वो एक इंसेक्ट समन करने की कोशिश करता है। शुरुआत में कुछ भी नहीं होता तो वो अलग अलग तरीके ट्राई करने लगता है और थोड़ा इम्पेशेंट भी हो जाता है। इस वर्ल्ड में कोई गेम फैक या वॉक थ्रू नहीं है, इसलिए वो जानता है कि उसे खुद एक्सपेरिमेंट करके ही सब समझना होगा। तभी उसके दिमाग में आता है कि शायद पहले क्रिएट स्किल यूज करनी पड़े, और जैसे ही वो क्रिएट स्किल यूज करता है उसके सामने एक कार्ड दिखाई देता है। उसकी पहली समनिंग एक एच रैंक इंसेक्ट कार्ड होती है जिसमें एंड्योरेंस +1 और एजिलिटी +1 होता है, जो बेसिक है, लेकिन फिर भी एलन के लिए ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एलन एक्साइटमेंट में उस कार्ड से इंसेक्ट समन करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसकी मदर रूम में आ जाती है। उसे देखते ही वो फिर से सोने का नाटक करता है और डिसाइड करता है कि आज शांत रहेगा और समनिंग कल करेगा। अगले दिन जैसे ही तेरेसिया उसे अकेला छोड़ती है ताकि वो नैप ले सके, एलन बिना टाइम वेस्ट किए इंसेक्ट समन करता है। कार्ड तुरंत लाइट पार्टिकल्स में बदल जाती है और सारी लाइट मिलकर एक बड़ा ग्रास हॉप बना देती है जो सीधे उसके फेस पर जंप करता है। पहले तो एलन डर जाता है, लेकिन इंसेक्ट को ध्यान से देखने के बाद वो सोचता है कि क्या ये उसके ऑर्डर सुनेगा। वो इंसेक्ट को अपने पास आने को कहता है, लेकिन वो उसे इग्नोर करके रूम से बाहर चला जाता है, जिससे एलन को लगता है कि ये बस एक डम बग है। एलन ग्रिमवॉर चेक करने का फैसला करता है ताकि शायद कुछ हेल्प मिल सके। ग्रिमवॉर उसे ग्रास हॉपर की स्टैट्स दिखाता है और वो ये भी देखता है कि वो उसका नाम रख सकता है, इसलिए वो उसका नाम डीना रख देता है। ग्रिमवॉर में एक बफ सेक्शन भी होता है, लेकिन उसे शुरू में समझ नहीं आता कि इसका मतलब क्या है। वहां वो देखता है कि एंड्योरेंस और एजिलिटी +1 है, और थोड़ी देर में उसे रियलाइज होता है कि ये बफ्स एक्चुअली उसकी खुद की स्टैट्स को बूस्ट कर रहे हैं। एलन एक्साइटमेंट में अपनी आवाज थोड़ी तेज कर देता है और तेरेसिया तुरंत रूम में आ जाती है। जैसे ही वो जायंट इंसेक्ट को देखती है, वो पैनिक कर जाती है और बिना सोचे ग्रास हॉपर को पैर से कुचल देती है। इस तरह एलन की पहली समनिंग खत्म हो जाती है। कई दिनों तक अपने स्किल्स से प्ले करने के बाद एलन फाइनली एक एच रैंक बीस्ट क्रिएट करता है। वो एक एच रैंक माउस बनाता है जिसका नाम माउसी रखता है। ये भी डीना जितना ही दम्ब है, लेकिन कम से कम ये उसके बोलने पर अपनी एबिलिटी यूज करता है। एलन समझ जाता है कि इस वर्ल्ड में बहुत सारे पावरफुल मॉन्स्टर्स हैं, लेकिन वो अपनी सिर्फ 2 समलिंग्स के साथ किसी को भी डिफीट नहीं कर सकता। वो ये भी सीखता है कि वो हर क्रिएचर के लिए 10 समन कार्ड स्टॉक कर सकता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बफ्स होती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर वो माउसी के 10 कार्ड स्टॉक करता है तो उसकी अटैक स्टैट 10 बढ़ जाती है। अब उसकी स्ट्रेंथ किसी नॉर्मल बेबी से कहीं ज्यादा हो जाती है। हेल मोड में स्किल्स और कैरेक्टर लेवल अप करने के लिए एक्सपीरियंस 100 टाइम्स ज्यादा चाहिए, इसलिए उसे अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। समनिंग कंटिन्यू करने से पहले उसके फादर लॉन्ग डे के वर्क के बाद घर लौटते हैं। तेरेसिया उन्हें ब्लड में लथपथ देखकर इंस्टेंटली वरी करने लगती है, लेकिन रॉडेन उसे जल्दी से रीअश्योर करता है कि ये ब्लड हंट का है और वो बिल्कुल हर्ट नहीं है। तेरेसिया ये सुनकर रिलीव्ड हो जाती है और रॉडेन एक्साइटमेंट में एलन को बताता है कि आज उसने एक बोर हंट किया है। एलन जानता है कि उसका फादर एक सर्फ है, लेकिन फॉल और विंटर के टाइम वो गांव के बाकी मैन के साथ मॉन्स्टर हंटिंग पर जाता है। रॉडेन उसे बताता है कि वो बोर बहुत बड़ा था, ह्यूमंगस, और उससे पूछता है कि क्या वो उसे देखना चाहता है। एलन एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि ये उसका रियल मॉन्स्टर देखने का पहला चांस है, और वो बिना हेजिटेशन हाँ कह देता है। रॉडेन उसे अपने शोल्डर्स पर बैठा लेता है और बताता है कि नेबर्स अभी उसे काट रहे हैं, इसलिए वो अभी देख सकते हैं। चलते चलते एलन पहली बार आउटसाइड वर्ल्ड को अच्छे से देख पाता है। उसका फादर उसे बर्ड्स का एक ग्रुप दिखाता है और बताता है कि वो एल्बियंस हैं जो इस सीजन में नॉर्थ की तरफ उड़ते हैं और फॉल का आने का सिग्नल देते हैं। आसमान में उड़ते हुए उस मॉन्स्टर को देखकर रॉडेन बताता है कि उसने उसका नाम एल्बहरीन से इंस्पायर होकर रखा है और एक्सप्लेन करता है कि उनके लिए स्काई ही लिमिट है। वो अपने विंग्स से कहीं भी उड़ सकते हैं और वही ट्रू फ्रीडम है। एलन को ये सुनकर अच्छा लगता है, लेकिन तेरेसिया ने इस बात पर रॉडेन को खूब डांटा था और उसे पता है कि मॉन्स्टर के नाम पर नाम रखने का यही रिजल्ट होता है। इसके बाद रॉडेन चलता रहता है और एलन उसकी बाहों में सो जाता है, लेकिन जब वो फिर से अपनी आंखें खोलता है तो वो हैरान होकर देखता है कि
वो महान बोर जिसे गांव वालों ने मिलकर हराया था, उसे एलन बहुत पास से देख पाता है। उसके फादर उसे गोद में लेकर अच्छे से दिखाते हैं। एलन को वो बीस्ट काफी टेरिफाइंग लगता है, क्योंकि वो जानता है कि वो इतनी बड़ी और पावरफुल क्रीचर को अभी बिल्कुल भी डिफीट नहीं कर सकता। तभी गर्टा नाम का एक आदमी वहां आता है और सबको बताता है कि आज का हैवीवेट चैंपियन यही है। आसपास खड़े सारे आदमी रोडन की तारीफ करते हैं, लेकिन वो इसे लक बताकर टाल देता है। गर्टा समझ जाता है कि वो हम्बल बन रहा है। फिर वो टॉपिक बदलता है और नोटिस करता है कि वो अपना बेटा भी लाया है। एलन पोलाइटली ग्रीट करता है और अपना इंट्रोडक्शन देता है, जिसे सुनकर गर्टा थोड़ा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वो सिर्फ 1 ईयर का है। गर्टा बताता है कि उसकी डॉटर भी सेम एज की है, लेकिन वो इतनी सिविलाइज्ड बिल्कुल नहीं है। एलन क्यूरियोसिटी में पूछता है कि क्या ग्रेट बोर स्ट्रांग होते हैं। गर्टा बताता है कि वो सी रैंक मॉन्स्टर्स होते हैं, मतलब उन्हें गिराने के लिए कम से कम 20 लोग चाहिए होते हैं, इसलिए वो सच में काफी स्ट्रांग होते हैं। एलन इस इन्फॉर्मेशन को अपने दिमाग में स्टोर कर लेता है, क्योंकि इससे उसे एक बेंचमार्क मिल जाता है। 10 मंथ्स बाद एलन ऑलमोस्ट 2 इयर्स का हो चुका होता है और फाइनली उसका समन लेवल 2 और क्रिएट लेवल 2 हो जाता है। इसके साथ ही उसे एक्सपेंशन लेवल 1 मिलता है और ग्रिमोर का नोट्स फीचर अनलॉक हो जाता है। एलन को अंदर से गेमर एड्रेनलिन रश फील होता है और वो एक्साइटमेंट में स्टैट्स पेज ओपन करता है। वहां वो देखता है कि अब वो जी रैंक क्रीचर कार्ड्स क्रिएट कर सकता है। उसे एक नया स्किल भी मिलता है जो समन्स को फ्यूज करता है और उसका कार्ड इन्वेंट्री स्पेस डबल हो जाता है, मतलब अब उसे डबल बफ्स मिलेंगे। एलन तुरंत फ्यूजन ट्राई करना चाहता है, लेकिन उसके पास इनफ एमपी नहीं होता, इसलिए वो एमपी रिकवर करने के लिए बहुत सारा खाना खाता है। डिनर के बाद वो सीधे अपने रूम में जाता है और 2 एच रैंक माउस कार्ड्स को फ्यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन एक्साइटमेंट के बावजूद कुछ भी नहीं होता। ग्रिमोर बताता है कि उसके पास इनफ एमपी नहीं है, भले ही वो मैक्स तक रिकवर कर चुका हो। तब एलन डिसाइड करता है कि वो नया समन कार्ड क्रिएट करेगा, लेकिन जी रैंक बीस्ट कार्ड क्रिएट करने के लिए भी उसके पास एमपी कम पड़ जाता है। इसका मतलब ये है कि करंट मैक्स एमपी के साथ वो न फ्यूजन कर सकता है और न ही नया पावरफुल समन क्रिएट कर सकता है। जब एलन 3 इयर्स का हो जाता है, तब तक उसके पास कई कार्ड्स जमा हो जाते हैं, जिनमें जी रैंक बीस्ट्स, इंसेक्ट्स और बर्ड्स भी होते हैं। एलन फाइनली 2 कार्ड्स फ्यूज करता है और एक जी रैंक बर्ड कार्ड बनती है, जिसका नाम वो चैपी रखता है। जब वो उसे समन करता है तो वो बर्ड उड़कर उसके पास आता है और उसके शोल्डर पर बैठ जाता है। एलन स्टैट्स चेक करता है और देखता है कि बर्ड के पास वॉइस मिमिक एबिलिटी है। पहले उसे समझ नहीं आता, लेकिन तभी चैपी उसकी आवाज और टोन को परफेक्टली रिपीट करता है। एलन को ये बहुत कूल लगता है, क्योंकि ये एनिमीज को ट्रिक करने में काम आ सकता है। फिर वो हॉपर नाम का एक फ्रॉग और मॉली नाम का एक मोल समन करता है, जो दोनों जी रैंक बीस्ट्स हैं। एलन हॉपर को प्रवोक एबिलिटी यूज करने को कहता है। फ्रॉग कूदने लगता है और उसकी स्किन चमकने लगती है, जो बैटल में डिस्ट्रैक्शन के लिए परफेक्ट है। फिर वो मॉली को डिग यूज करने को कहता है और मोल तुरंत जमीन में एक बड़ा होल खोद देता है। एलन कंफर्म करता है कि मॉली से बहुत सारे पिटफॉल ट्रैप्स बनाए जा सकते हैं, जो फ्यूचर में काफी यूजफुल होंगे। एलन समझ जाता है कि एक ग्रेट समनर बनने की ये है कि उसे अपनी क्रीचर्स के स्टैट बफ्स की पूरी नॉलेज हो। इसमें बहुत डेप्थ और कॉम्प्लेक्सिटी है, और यही वो हार्डकोर गेमिंग है जो वो शुरू से चाहता था। अचानक एलन उसी होल में गिर जाता है और उसकी एक्साइटमेंट तुरंत कम हो जाती है। उसे रियलाइज होता है कि वो अभी मॉन्स्टर से फाइट करने वाला नहीं है। जब क्लॉक 3 PM बजती है तो एलन पहले से जानता है क्या आने वाला है, लेकिन वो एक्साइटेड बिल्कुल नहीं होता। गर्टा की डॉटर करीना उसे ढूंढती हुई आती है और हमेशा की तरह ड्यूलिंग नाइट्स खेलने का इन्विटेशन देती है। एलन जानता है कि उसके पास कोई चॉइस नहीं है, इसलिए वो होल से बाहर निकलता है और अपनी नेबर करीना द फियर्स को ग्रीट करता है। छोटी सी गर्ल वुडन स्वॉर्ड लेकर उसके सामने खड़ी होती है और एलन फेयर ड्यूल एक्सेप्ट कर लेता है। भले ही वो प्ले फाइट कर रहा हो, लेकिन उसे ये बिल्कुल कूल नहीं लगता और उसे थोड़ी एम्बैरेसमेंट भी होती है। फिर भी वो जानता है कि उसे करीना को सीरियसली लेना पड़ेगा, क्योंकि वो सरप्राइजिंगली फास्ट है और स्वॉर्ड ड्यूल में बिल्कुल मर्सी नहीं दिखाती। एलन ने अपने सारे क्रीचर बफ्स एजिलिटी में डाले हुए हैं, फिर भी वो बैरली उसके साथ कीप अप कर पाता है। करीना इतनी ओवरपावर्ड है कि वो उसकी वुडन स्वॉर्ड तक तोड़ देती है और फिर भी अटैक करती रहती है। दिन के एंड तक एलन के पेरेंट्स उसे बचाने आते हैं, लेकिन तब तक काफी लेट हो चुका होता है। इसी बीच पता चलता है कि थेरेसिया फिर से प्रेग्नेंट है, जो किसी के लिए सरप्राइज नहीं है। करीना के जाने के बाद एलन जमीन से उठता है और एक छोटी गर्ल से पीटने के बाद भी वो अपनी मदर की हेल्प करता है और उसके हाथ की वेजिटेबल्स उठा लेता है। थेरेसिया उसे स्माइल के साथ थैंक्स कहती है।
रात को डिनर के टाइम एलन अपने फादर से कहता है कि वो हार्वेस्ट में हेल्प करना चाहता है क्योंकि उसकी मदर प्रेग्नेंट है। ये सुनकर दोनों पेरेंट्स सरप्राइज हो जाते हैं। एलन उन्हें रीएश्योर करता है कि वो स्ट्रांग इनफ है। अंदर ही अंदर वो जानता है कि उसकी स्टैमिना अब एक फुल ग्रोन अडल्ट जैसी है, लेकिन वो ये बात अपने तक ही रखता है। थेरेसिया उसे बताती है कि उसके एज के किड्स थेरेसिया और रीडन साफ कह देते हैं कि एलन को अभी काम नहीं करना चाहिए, वो आराम से करीना के साथ खेल सकता है। रीडन ये भी कहता है कि वो पहले ही घर के छोटे मोटे कामों में मदद कर रहा है। एलन थोड़ा इंसिस्ट करता है, लेकिन उसके फादर अपने डिसीजन पर फर्म रहते हैं। वो समझाते हैं कि फार्म का काम वो फ्यूचर में वैसे भी करेगा, इसलिए जब तक मौका है लाइफ एंजॉय करनी चाहिए। तभी एलन को समझ आता है कि वो लोग सर्फ क्लास में ही फंसे हुए हैं और खेतों में काम करना घर के कामों से बिल्कुल अलग लेवल का होता है। वो बहुत ग्रूलिंग होता है और कोई भी अपने 3 इयर्स के बेटे से ये उम्मीद नहीं करेगा। इसलिए एलन पेरेंट्स का डिसीजन एक्सेप्ट कर लेता है। दोनों पेरेंट्स खुश होते हैं कि वो समझ गया। थेरेसिया ये भी बताती है कि उसने नोटिस किया है कि एलन पीछे वाले पेड़ पर स्टोन्स फेंक रहा है। रीडन उससे पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। एलन बोलता है कि उसके फादर ने बताया था कि घर के बाहर फॉरेस्ट में मॉन्स्टर्स होते हैं, इसलिए वो अपनी मदर को स्टोन से प्रोटेक्ट करेगा। रीडन हंसता है और अपने बेटे की ब्रेवरी की तारीफ करता है, लेकिन अंदर से एलन ये सब सिर्फ इसलिए कर रहा था ताकि वो समनिंग के अलावा और स्किल्स सीख सके। थेरेसिया मुस्कुराकर पूछती है कि क्या वो करीना को भी प्रोटेक्ट करेगा। एलन हाँ बोल देता है, लेकिन उसके दिमाग में बस ये चल रहा होता है कि नाइट्स खेलते टाइम वो कितनी रफ होती है। रीडन कहता है कि वो दोनों नाइट्स खेलते हुए बहुत एंजॉय करते हैं और वो अप्रेजल सेरेमनी का इंतजार नहीं कर पा रहा। एलन पूछता है कि अप्रेजल सेरेमनी क्या होती है, तो उसकी मदर समझाती है कि जब वो 5 इयर्स का होगा तब एक स्पेशल सेरेमनी होगी जिसमें यह तय होगा कि उसके अंदर कौन सा टैलेंट है। रीडन बोलता है कि अगर लक अच्छा रहा तो कोई अच्छा टैलेंट उसे सर्फ लाइफ से बाहर निकाल सकता है। ये सुनकर एलन एक्साइटेड हो जाता है और जब विंटर आती है तो वो डीना को चेक करने का फैसला करता है। डीना एक ही जगह उछलता रहा था और उसने जमीन में एक होल भी बना दिया था। अब एलन समझ जाता है कि वो पूरे 1 दिन तक समन को मेंटेन कर सकता है, जो काफी बड़ी प्रोग्रेस है। तभी उसे करीना की आवाज सुनाई देती है और वो तुरंत ग्रिमवॉर को गायब कर देता है। मजबूरी में वो उसके साथ फिर से नाइट्स खेलता है और वो हमेशा की तरह फियस होती है। इस बार एलन उसकी स्पीड मैच करने की कोशिश करता है और अटैक्स ब्लॉक भी करता है, लेकिन फिर भी करीना उसे हरा देती है। रोडन काम से घर लौटता है और थेरेसिया उसे ग्रीट करने बाहर आती है। तभी डीना अचानक उसके पैर पर कूद जाता है, जिससे वो घबरा कर गिर जाती है। रोडन तुरंत उसके पास भागता है और भले ही स्केयर छोटा होता है, लेकिन थेरेसिया को कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाती हैं, जिससे साफ हो जाता है कि बेबी आने वाला है। करीना जल्दी से अपनी मदर को बुलाने चली जाती है और रोडन और एलन सब तैयारियां करते हैं। एलन को समझ नहीं आता कि क्या करना चाहिए और उसे लगता है कि काश उसने कोई बर्थिंग सिम गेम खेला होता, लेकिन उसका फादर भी उतना ही कंफ्यूज्ड होता है, भले ही ये उसका 2nd टाइम है। खुशकिस्मती से करीना की मदर मटिल्डा सही टाइम पर पहुंच जाती है और लास्ट टाइम की तरह हेल्प करती है। वो सारे मेन को बाहर जाने को कहती है और बोलती है कि लेडीज संभाल लेंगी। वो उन्हें बाहर निकाल देती है। उस रात सबको बाहर सोना पड़ता है, जबकि मटिल्डा और उसकी डॉटर थेरेसिया मदद करती हैं। सुबह होते होते एक बेबी बॉय जन्म लेता है। रोडन कॉन्फिडेंट होकर उसका नाम मैश रख देता है। हालांकि थेरेसिया को उम्मीद होती है कि ये नाम किसी मॉन्स्टर से इंस्पायर्ड न हो। एलन सोचने लगता है कि उसने रीइंकार्नेट क्यों किया। वो जानता है कि उसका गोल लेवल्स मैक्स करना है, लेकिन फैमिली लाइफ भी काफी वार्म लगती है। वो श्योर नहीं है कि वो ये सब कैसे करेगा, लेकिन वो अपने पूरे फैमिली को सर्फ लाइफ की मेहनत से बाहर निकालना चाहता है। जब एलन फाइनली 5 इयर्स का हो जाता है तब अप्रेजल सेरेमनी का टाइम आ जाता है। वो अपने फादर से पूछता है कि ये कैसी होती है। रीडन बताता है कि ये एक स्पेशल इवेंट है जिसमें सर्फ से लेकर नोबल तक सब पार्टिसिपेट करते हैं। अगर कोई टैलेंट मिला तो सर्फ लाइफ से बाहर निकलने का चांस मिलता है, लेकिन राइवल्स बहुत होते हैं। जैसे ही ये लैंड सेटल हुआ था, लोग लगातार बच्चे पैदा कर रहे थे, इसलिए बहुत सारे किड्स अब 5 इयर्स के होने वाले हैं, जिनमें एलन भी शामिल है। तभी करीना आती है और बोलती है कि अप्रेजल सेरेमनी में साथ चलें, क्योंकि वो भी सेम एज की है। करीना बहुत एक्साइटेड होती है और बोलती है कि अगर उसे स्वॉर्ड्स वुमेन अप्रेज किया गया तो वो नाइट बनेगी। एलन देखता है कि वहां कुछ लोग बहुत वेल ग्रूम्ड है और उसे डाउट होता है कि क्या वो सच में कॉमनर्स हैं। उसे सरप्राइज होता है कि सब एक साथ सेरेमनी में शामिल हो रहे हैं और वो साफ देख सकता है कि कुछ लोग उनसे कहीं बेटर ड्रेस्ड हैं। कुछ लोग चलते हुए उसके लुक्स पर कमेंट करते हैं और बोलते हैं कि उसके डार्क हेयर और आईज देखकर लगता है कि वो सर्फ है। सेरेमनी शुरू होने से पहले चर्च से 3 प्रीस्ट्स बाहर आते हैं और अनाउंस करते हैं कि गॉड ऑफ क्रिएशन इल्मिया सबको बराबर अपॉर्चुनिटी देती है। इस कंट्री में ऐसे हीरोज हुए हैं जिनकी लीनिएज सर्फ लाइफ से शुरू हुई थी। एग्जाम्पल के तौर पर केसेस द सेंट बर्थ से कॉमनर था और डाइवर्क द स्वॉर्ड लॉर्ड एक सर्फ था। तभी एलन को याद आता है कि गेम में लिखा था कि हीरो और स्वॉर्ड लॉर्ड जैसी क्लासेस
उसे समझ आता है कि इस दुनिया में हर किसी को लो सोशल क्लास से ही शुरुआत करनी पड़ती है। पहले उसे लगा था कि ये सब सिर्फ गेम की कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन अब साफ हो जाता है कि ये रूल पूरी वर्ल्ड पर लागू होता है। इसलिए ऊपर से लेकर नीचे तक सबको अप्रेजल सेरेमनी से गुजरना पड़ता है। सभी लोग सेरेमनी के लिए अंदर जाते हैं और एलन वहां लगे हुए गॉड्स के स्टैचूज देखता है, जिनकी इस दुनिया में पूजा होती है। बीच वाला स्टैचू देखकर उसे तुरंत पहचान हो जाती है, ये एल्मिया है, गॉड ऑफ क्रिएशन, वही जिसने उसे कभी लेटर भेजा था। जैसे ही अप्रेजल सेरेमनी शुरू होती है, प्रीस्ट्स बताते हैं कि सबसे पहले विलेज चीफ्टन देबोजी के बेटे पैलेमस की बारी होगी। उससे कहा जाता है कि वो क्रिस्टल बॉल पर अपना हाथ रखे और समझाया जाता है कि उसके टैलेंट और एट्रीब्यूट्स पीछे लगे मेटल प्लेट पर अपने आप लिख जाएंगे। बच्चा इंस्ट्रक्शंस फॉलो करता है और जैसे ही वो क्रिस्टल बॉल को छूता है, वैसे ही उसके स्टैट्स मेटल प्लेट पर दिखने लगते हैं। एलन नोटिस करता है कि ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे उसके ग्रिमवॉर में स्टैट पेज दिखता है। पैलेमस को मर्चेंट बनने का टैलेंट मिलता है, जो उसके पिता के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात होती है। एलन समझ जाता है कि यहाँ किसी भी तरह का टैलेंट मिलना सेलिब्रेशन जैसा माना जाता है और एट्रीब्यूट्स नंबर्स की जगह रैंक्स में दिखते हैं। वो कंफर्म करने के लिए अपना ग्रिमवॉर चेक करता है और उसे ये बात बहुत पसंद आती है कि ये सब सिर्फ वही देख सकता है। जैसे जैसे सेरेमनी आगे बढ़ती है, एलन सीखता है कि हर किसी को टैलेंट नहीं मिलता और इसी वजह से ये इतना इंपॉर्टेंट माना जाता है। फिर डोरा नाम का एक बच्चा आगे आता है और क्रिस्टल बॉल पर हाथ रखता है। प्रीस्ट्स बताते हैं कि उसे एक्स यूजर का टैलेंट मिला है। एलन हैरान हो जाता है क्योंकि ये पहला ए रैंक एट्रीब्यूट होता है जो उसने देखा है और लगता है कि बिना टैलेंट के इससे ऊंचा रैंक मिल ही नहीं सकता। लगभग सब बच्चों की अप्रीजल होने के बाद आखिर में क्रीना की बारी आती है। वो बहुत एक्साइटेड होकर क्रिस्टल बॉल की तरफ दौड़ती है। तभी अचानक क्रिस्टल बॉल चमकने लगता है और पूरा हॉल चौंक जाता है क्योंकि क्रीना को सोर्ड लॉर्ड का टैलेंट मिलता है, जो सबसे बेस्ट टैलेंट्स में से एक है। गर्ता खुशी से अपनी बेटी को बताता है कि उसने जैकपॉट मार लिया है, लेकिन क्रीना थोड़ी डिसअपॉइंटेड होती है क्योंकि वो सोर्ड्स वुमन बनना चाहती थी। एलन को बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता क्योंकि उसकी ओवरपावर्ड स्ट्रेंथ का यही एक रीजन हो सकता है। अब आखिर में एलन की बारी आती है। वो खुश होता है कि अब उसके पेरेंट्स को पता चल जाएगा कि वो समनर है। जैसे ही वो क्रिस्टल बॉल पर हाथ रखता है, वो पहले से कहीं ज्यादा तेज चमकता है और एलन पीछे की तरफ गिर जाता है। राइडन तुरंत उसे चेक करता है, लेकिन एलन बोल देता है कि क्रीना ने उसे इससे भी ज्यादा दर्द दिया है। वो जल्दी से उठकर मेटल प्लेट देखने जाता है। राइडन प्रीस्ट से कहता है कि उन्हें पढ़ना नहीं आता, इसलिए अगर वो बता दे कि एलन का टैलेंट क्या है तो अच्छा रहेगा। प्रीस्ट मान जाता है, लेकिन जैसे ही वो बोलता है कि एलन के पास कोई टैलेंट नहीं है, सारी एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है। एलन समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो खुद जाकर मेटल प्लेट देखता है और वहां देखता है कि जहां टैलेंट लिखा होना चाहिए, वहां सिर्फ टेक्स्ट ग्लिच दिख रहा है। उसका मूड खराब हो जाता है और वो गॉड ऑफ क्रिएशन को ब्लेम करता है कि उसे अपना गेम डीबग करना सीखना चाहिए, क्योंकि अब कोई नहीं जान पाएगा कि वो समनर है। टैलेंट न होने के बावजूद राइडन उसे घर वापस ले जाता है, जहां उसकी मां उसका इंतजार कर रही होती है। डिनर के समय उसके पिता उसे समझाते हैं कि टैलेंट से कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो हमेशा उनका प्राइड रहेगा। टेरेसा भी अग्री करती है। एलन जानता है कि वो इतने गरीब हैं कि उनके पास बाथटब तक नहीं है, फिर भी वो खुश है कि उसका जन्म इसी फैमिली में हुआ। रात को वो अपना ग्रिमवॉर चेक करता है और देखता है कि उसके सारे एट्रीब्यूट्स ई रैंक के हैं। तब उसे आज की सबसे बड़ी सीख मिलती है कि इस दुनिया में सिर्फ वही हेल मोड पर खेल रहा है। सेरेमनी में जितने भी बच्चे थे सब 5 साल के थे, मतलब सब लेवल 1 पर थे। रैंक सिस्टम शायद ये दिखाता है कि लेवल अप होने पर ग्रोथ कितनी होगी, इसलिए वो मान लेता है कि हेल मोड में उसकी प्रोग्रेस नॉर्मल से बहुत कम है और उसी हिसाब से रैंक्स भी फ्रैक्शन में दिख रहे हैं। ये बात किसी नॉर्मल इंसान को पागल बना दे, लेकिन एलन तो वीक गेम्स को चैलेंज देने आया है। वो पूरी जिंदगी ये प्रूव करेगा कि हार्डकोर गेमिंग ही असली रास्ता है। फिर भी सेरेमनी वाला ग्लिच साफ दिखाता है कि डेवलपर्स को इसे फिक्स करना होगा, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो कंप्लेंट करेगा और लेटर्स की बारिश कर देगा, क्योंकि नो लाइफ गेमर को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। समय गुजरता है और एक दिन एलन नोटिस करता है कि उसके पिता थोड़ा अजीब बिहेव कर रहे हैं। उसकी मां बताती है कि वो कल देर से घर आए थे, तभी से ऐसे हैं। थोड़ी देर बाद वो गर्टा के घर जाते हैं क्रीना के सोर्ड लॉर्ड बनने की खुशी सेलिब्रेट करने के लिए। क्रीना एक्साइटेड होकर एलन को बताती है कि सोर्ड लॉर्ड सोर्ड्स वुमन से भी ज्यादा पावरफुल होता है। अब क्रीना और भी ज्यादा स्ट्रांग होने वाली है। ये सुनकर एलन नकली सरप्राइज दिखाता है और जानबूझकर डम बनने का एक्ट करता है। वो बोलता है कि वो तो पहले से ही अपनी ताकत से उसे रौंद देती है। मिटिल्डा बताती है कि विलेज चीफ्टन थोड़ी देर पहले आया था और सेलिब्रेशन के लिए लिकर की एक बॉटल गिफ्ट करके गया है, इसलिए आज उसे खोल सकते हैं। रॉडन थोड़ा नाराज सा एटीट्यूड रखते हुए उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करता है और बोलता है कि अब मजे से शराब पी सकते हो। गर्टा भी उसी टोन में जवाब देता है और कहता है कि इस घर में पहले गेस्ट्स ड्रिंक करते हैं। एलन सोचने लगता है कि कहीं उसके पिता सोर्ड लॉर्ड वाली बात से
जेलस तो नहीं है, लेकिन वो जानता है कि रॉडन इतना पेटी नहीं है तो जरूर कोई और रीजन होगा। रॉडन पहला ड्रिंक सर्व करने की कोशिश करता है, लेकिन गर्टा उसे रोक देता है और कहता है कि वो उस चेहरे के साथ डाली गई शराब नहीं पिएगा जो इतना खट्टा बना हुआ है। वो उसे बज़किल बनने से मना करता है। तभी रॉडन अचानक बॉटल जमीन पर पटक देता है और कहता है कि वो सच में खुश है क्योंकि करीना को बहुत अमेजिंग टैलेंट मिला है और ये सेलिब्रेशन की बात है। गर्टा उससे पूछता है कि फिर उसने ये क्यों कहा था कि वो उनके फैमिली से टाइज तोड़ रहा है। ये सुनकर सब शॉक हो जाते हैं। रॉडन याद दिलाता है कि वो ऐसा नहीं चाहता, लेकिन करीना का टैलेंट बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, इसलिए वो नाइटहुड ज्वाइन कर सकती है और कंट्री की सर्विस कर सकती है। यहां तक कि वो नोबिलिटी भी बन सकती है और ऐसे लोग सर्व्स के साथ सोशलाइजिंग करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। एलन तब समझ जाता है कि उसके पिता असल में उनका भला करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी उन्होंने मांग भी नहीं की थी। रॉडन इंसिस्ट करता है कि सोर्ड लॉर्ड बनना बहुत बड़ी बात है, लेकिन गर्टा सख्ती से बोलता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एलन अब उनकी लड़ाई से थकने लगता है तो वो करीना से कहता है कि वो दोनों को शांत करवाए। करीना तुरंत अपनी वुडन सोर्ड उठा लेती है और बीच में कूदने को रेडी हो जाती है, लेकिन उससे पहले ही मटिल्डा और तेरेसिया सिचुएशन को कंट्रोल में ले लेती हैं। जब सब फाइनली शांत हो जाते हैं तो एलन मटिल्डा से पूछता है कि क्या वो हमेशा से ऐसे ही थे। वो बताती है कि फादरहुड ने उन्हें थोड़ा काम कर दिया है, लेकिन पहले वो बहुत हॉट हेड थे और अक्सर एक दूसरे को पंच मार देते थे। तेरेसिया पुरानी यादों को याद करके मुस्कुराती है और बताती है कि वो चारों चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं और सेम विलेज में साथ बड़े हुए थे। मेटिल्डा बताती है कि करीब 10 साल पहले एक नई विलेज बसाने की खबर फैली थी और तब उन्होंने साथ में वहां जाने का डिसीजन लिया था। उन्होंने ग्रुप डिस्कशन किया था कि मिलकर अपने घर बनाएंगे, इसलिए दोनों घरों का डिजाइन सेम है। रॉडन बताता है कि लेबर और सप्लाईज को देखते हुए दोनों घर एक साथ बनाना ज्यादा आसान था। गर्टा कहता है कि सपोर्ट बीम्स उसने लगाए थे और रॉडन याद दिलाता है कि वॉल फॉर फ्लोर्स उसने बनाए थे। गर्टा हंसते हुए कहता है कि रूफ भी उसी ने बनाई थी। रॉडन बताता है कि उसने शादी के दिन के बाद कभी शराब नहीं पी थी और गर्टा कहता है कि उसके साथ भी सेम है। अच्छी लिकर पीने के बाद आखिरकार रॉडन और गर्टा के बीच पीस हो जाती है। अगले दिन जब वो काम कर रहे होते हैं तो किसी के द्वारा गर्टा को बताया जाता है कि ऑर्डर ऑफ लाइट्स करीना से मिलने आ रहे हैं। ये सुनते ही रॉडन और गर्टा अपने बच्चों के साथ कॉमनर विलेज की तरफ निकल जाते हैं। रास्ते में बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं सिर्फ करीना को देखने के लिए। एलन कहता है कि लगता है सोर्ड लॉर्ड वाली खबर पहले ही फैल चुकी है। तभी डोरा अचानक उसके पास आता है और एलन उसे अप्रेजल सेरेमनी वाला बच्चा पहचान लेता है। वो देखता है कि डोरा पहले से ही अपने AB रैंक एक्स यूजर टैलेंट का शो ऑफ कर रहा है। हालांकि उसके हाथ में सिर्फ एक मोटी लकड़ी की स्टिक होती है। डोरा उसे ताना मारते हुए पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है और बोलता है कि टैलेंटलेस लूजर्स की यहाँ कोई जगह नहीं है। एलन कुछ बोल पाता उससे पहले ही करीना आगे आकर एलन को डिफेंड करती है और कहती है कि वो यहाँ इसलिए है क्योंकि वो स्ट्रांग है। डोरा उस पर भरोसा नहीं करता और उसे याद दिलाता है कि एलन के सारे रैंक्स ई थे और वो एक सर्फ है। करीना गुस्से में उसे काटने दौड़ती है, लेकिन उसका पिता जल्दी से उसे पकड़कर रोक लेता है। तभी विलेज चीफ्टन अनाउंस करता है कि ऑर्डर ऑफ नाइट्स आ चुका है और सब लोग रास्ता छोड़ देते हैं। सब लोग कैप्टन को पहचान लेते हैं जो एक फेमस सोर्ड मास्टर जेनॉफ होता है। करीना असली नाइट्स को देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। 3 साल हो चुके हैं जब से वो और एलन नाइट्स खेलते आ रहे हैं और आज वो असली नाइट्स को देख रही है। करीना खुशी खुशी नाइट कैप्टन को अपना इंट्रोडक्शन देती है और एलन सोचता है कि क्या वो विलेज छोड़कर नाइट बनने चली जाएगी। गर्टा जल्दी से जेनॉफ को बताता है कि उसकी बेटी सिर्फ 5 साल की है और उसने कभी असली सोर्ड को हाथ भी नहीं लगाया है, इसलिए उसका कोई चांस नहीं है। जेनॉफ को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती क्योंकि आखिर में वो फिर भी सोर्ड लॉर्ड है, जब तक कि गर्टा ये मानने से डर रहा हो कि उसने अप्रीजल सेरेमनी के रिजल्ट्स फेक किए हैं ताकि बैरन ग्रैनविल को धोखा दिया जा सके। गर्टा घबराकर मना करता है, लेकिन जेनॉफ वाइस कैप्टन को आगे बढ़ने को कह देता है बिना उसकी प्रोटेस्ट सुने। एलन को पहले से ही महसूस होने लगता है कि कुछ गलत है। जेनॉफ उन्हें वार्न करता है कि अप्रेजल सेरेमनी के रिजल्ट्स को फॉल्सिफाई करना डेथ पेनल्टी वाला क्राइम है, इसलिए उन्हें यह तय करना होगा कि करीना का सोर्ड लॉर्ड टैलेंट सच में लेजिट है या नहीं। इसी वजह से अब एक फेंसिंग डुएल होगा। गर्टा उससे दया की भीख मांगता है और बोलता है कि उसकी बेटी की जान खतरे में है, लेकिन ज़ीनोव साफ शब्दों में कह देता है कि करीना को लड़ना ही होगा, वरना उसी जगह उसे और उसके पूरे फैमिली को एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। एलन ने इतना एक्सट्रीम कुछ सोचा भी नहीं था और उसे साफ लग रहा था कि ये बिल्कुल अनफेयर है। वो मन ही मन सोचता है कि क्या इन लोगों का दिमाग खराब हो गया है। वहां मौजूद हर इंसान टेंस और वरीड दिख रहा होता है, लेकिन जैसे ही करीना पहली बार असली स्वॉर्ड देखती है वो तुरंत उसकी तरफ दौड़ती है और मासूमियत से पूछती है कि क्या वो उसे यूज कर सकती है। बिना किसी हेजिटेशन के वो बड़ी सी स्वॉर्ड उठा लेती है और एक्साइटेड होकर नाइट्स के वाइस कैप्टन को डुएल के लिए चैलेंज करती है। वाइस कैप्टन अपना नाम लिब्रॉन बताता है और उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। वो बड़ी आसानी से करीना का पहला अटैक ब्लॉक कर लेता है। करीना बिना किसी एफर्ट के स्वॉर्ड घुमाती
है और डोरा ये देखकर शॉक हो जाता है कि वो ऐसी स्वॉर्ड चला रही है जो उसकी हाइट के बराबर है। एलन जानता है कि रोज की प्ले फाइटिंग की वजह से क्रीना की स्वॉर्ड मास्टरी स्किल लगभग लेवल 5 तक होनी चाहिए, लेकिन उसे ये नहीं पता कि ये असल फाइट में कितना काम आएगी। लिब्रॉन आखिरकार काउंटर अटैक करने का फैसला करता है और क्रीना मुश्किल से अपनी स्वॉर्ड से उसका वार रोक पाती है। ये देखकर उसका पिता घबरा जाता है। वो पीछे हटती है और फिर से उस पर चार्ज करती है, लेकिन लिब्रॉन एक जोरदार किक से उसे दीवार से टकरा देता है। गर्टा पूरी तरह बेकाबू हो जाता है, लेकिन नाइट्स उसे पकड़ लेते हैं ताकि वो बीच में ना आ सके। राइडिन और एलन भी ये सब देख नहीं पाते और उन्हें भी नाइट्स पकड़ लेते हैं। एलन अंदर से बहुत गुस्से में होता है क्योंकि ये साफ तौर पर एक 5 साल की बच्ची के लिए बहुत ज्यादा है और भले ही वो स्वॉर्ड लॉर्ड हो, एडल्ट के पास स्किल और लेवल दोनों का एडवांटेज होता है। सबकी चिंता के बावजूद क्रीना दोबारा खड़ी हो जाती है और अब उसके चारों तरफ एक इंटेंस ऑरा फैल जाती है। यहाँ तक कि वाइस कैप्टन भी उस प्रेशर को महसूस करता है और जल्दी जल्दी उसके अटैक्स ब्लॉक करने लगता है, लेकिन इस बार क्रीना इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि वो अपनी जगह तक नहीं संभाल पाता और समझ जाता है कि ये कोई एक्स्ट्रा स्किल है। एलन पूरी लड़ाई को हैरानी से देखता रहता है और आखिर में क्रीना आखिरी वार करती है, जिससे लिब्रॉन की स्वॉर्ड 2 टुकड़ों में टूट जाती है। तभी ज़ीनॉब अनाउंस करता है कि डुएल खत्म हो गया है और सबको हथियार नीचे रखने को कहता है। क्रीना को सरप्राइज होता है कि ये इतनी जल्दी खत्म हो गया, लेकिन फिर भी वो लिब्रॉन को थैंक यू बोलती है और कहती है कि वो एक स्ट्रांग दादा है। लिब्रॉन उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो इतना बूढ़ा नहीं है, वो सिर्फ 24 साल का है, लेकिन फिर हार मानकर वहीं गिर जाता है। पूरी भीड़ खुशी से चिल्लाने लगती है और क्रीना का नाम लेकर चीयर करती है। सब बोलते हैं कि एक 5 साल की बच्ची ने नाइट्स के वाइस कैप्टन को हरा दिया। अब सबको पूरा भरोसा हो जाता है कि वो असली स्वॉर्ड लॉर्ड है। गर्टा खुशी से हंसने लगता है और तुरंत अपनी बेटी को गर्व से गले लगा लेता है। राइडेन सिर्फ ये देखकर राहत महसूस करता है कि वो ठीक है। ज़ीनॉफ भी समझ जाता है कि क्रीना की टूटी स्वॉर्ड देखने के बाद अब कोई शक नहीं रह गया, इसलिए वो गर्टा को स्वॉर्ड लॉर्ड को पालने के लिए सम्मान देता है और अपने रूड बिहेवियर के लिए माफी मांगता है। गर्टा अभी भी अंदर से नाराज होता है, लेकिन ज़ीनॉफ बोलता है कि उसकी बेटी का टैलेंट बहुत शानदार है, इसलिए वो उसके फ्यूचर पर बात करना चाहता है। गर्टा को भरोसा नहीं होता, लेकिन ज़ीनॉफ कहता है कि वो अपने फ्रेंड्स को भी साथ ला सकता है। ये सुनकर गर्टा मान जाता है और फिर सब चीफ्टेन के रेजिडेंस में खाना खाने जाते हैं। एलन देखता है कि गर्टा अभी भी अपसेट है और वो उसे ब्लेम भी नहीं कर पाता। उसे ये भी समझ आता है कि कैप्टन और चीफ्टेन का बेटा वहां क्यों है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि डोरा और उसका पिता क्यों आए हैं। एलन मान लेता है कि डोरा बस स्वॉर्ड लॉर्ड के सामने ओवरशैडो नहीं होना चाहता। इस सब के बीच वो डिसाइड करता है कि वो टेबल पर रखे मोमो फ्रूट्स चुपके से घर ले जाएगा। ज़ीनॉफ सबको खाने के लिए कहता है और अपना प्रॉपर इंट्रोडक्शन देता है। वो बताता है कि वो नाइट्स का कैप्टन है और उसे उसके लॉर्ड ने भेजा था ये देखने के लिए कि क्या यहाँ कोई सच्चा स्वॉर्ड लॉर्ड पैदा हुआ है, और अब रिजल्ट बिल्कुल क्लियर है। ज़ीनॉफ देबोजी को बताता है कि इस फ्रंटियर विलेज का नाम पूरी तरह बसने के बाद उसके नाम पर रखा जाना था, लेकिन अब जब यहाँ स्वॉर्ड लॉर्ड का जन्म हुआ है तो उसके लॉर्ड ने फैसला किया है कि इस हिस्टोरिक मूवमेंट को सम्मान देने के लिए विलेज का नाम क्रीना विलेज रखा जाएगा। ये सुनकर गर्टा पूरी तरह शॉक हो जाता है और उसका गुस्से वाला चेहरा तुरंत गायब हो जाता है। देबोजी खुशी से ये डिसीजन एक्सेप्ट करता है और बैरन के फैसले का सम्मान करता है। ज़ीनॉफ बदलाव के लिए माफी मांगता है और बताता है कि 3 साल पहले एक स्वॉर्ड लॉर्ड एक काउंट फैमिली में पैदा हुआ था। एलन कपड़ों में फल छुपाते हुए ये सुनकर हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे पूरा यकीन है कि स्वॉर्ड लॉर्ड सिर्फ सर्फ कॉमनर या बैरन क्लास में ही पैदा हो सकते हैं। ज़ीनॉफ आगे बताता है कि उस इंसान ने रॉयल फैमिली की सर्विस की, लेकिन एक्सपेक्टेशंस पर खरा नहीं उतरा। बाद में रीअप्रेजल हुआ और पता चला कि उसका टैलेंट बस एक नॉर्मल स्वॉर्ड्समैन का था। इसके बाद ये भी सामने आया कि कई नोबल्स ने अपने टैलेंट्स को बढ़ा चढ़ा कर बताया था, इसलिए किंगडम अब हर अप्रेजल रिजल्ट को अच्छे से वेरीफाई करता है। ज़ीनॉफ एक बार फिर माफी मांगता है। ज़ेनॉफ क्रीना को इतनी सख्त परीक्षा से गुजरने के लिए माफी मांगता है और गर्टा से कहता है कि वो अपनी बेटी को ऐसे ही संभाल कर पाले और एक सच्ची स्वॉर्ड लॉर्ड के रूप में आगे बढ़ने में उसकी मदद करे। वो बताता है कि जब क्रीना 12 साल की हो जाएगी तब वो एकेडमी में पढ़ने जा सकती है और आगे चलकर सीधे रॉयल फैमिली के अंडर सर्व कर सकती है। ज़ेनॉफ ये भी क्लियर करता है कि फ्यूचर में किसी समय एक इंस्ट्रक्टर इस विलेज में भेजा जाएगा, इसलिए जिस भी बच्चे के पास टैलेंट है उसे पूरी मेहनत से स्टडी करनी होगी ताकि एकेडमी में एडमिशन मिल सके। क्रीना एक्साइटमेंट में एलन से कहती है कि उसे भी उनके साथ स्टडी करनी होगी, लेकिन डोरा बीच में बोलता है कि एलन तो खुद को पेपर बैग से भी बाहर पढ़कर नहीं निकाल सकता। ये सुनते ही दोनों फिर से लड़ने लगते हैं। तभी ज़ेनॉफ की नजर पहली बार एलन पर पड़ती है और रोडन उसे बताता है कि ये उसका बेटा है। गर्टा एलन का प्रॉपर इंट्रोडक्शन देता है और ज़ेनॉफ तुरंत समझ जाता है कि ये वही रोडन है जो फेमस बोर हंटर है। वो तुरंत खड़ा होकर विलेज के लेजेंड को रिस्पेक्ट देता है और बताता है कि बैरन को हर सर्दी इस विलेज से आने वाला ग्रेट बोर मीट बहुत पसंद है। ज़ेनॉफ कहता है कि ये प्रेज सीधे बैरन की तरफ से है और बोलता है कि हंट्स में सबसे डेंजरस रोल निभाने के लिए रोडन एक सच्चा हीरो है।
रोडन उसका हाथ मिलाकर थैंक्स करता है और वहां से निकलने के बाद एलन से कहता है कि उसे यकीन नहीं हो रहा कि सर्फ होने के बावजूद भी बड़े लोग उन्हें पहचानते हैं। वो एलन से कहता है कि वो भी फ्यूचर में बड़े काम करेगा क्योंकि उसके अंदर उसके जीन्स हैं। एलन ये सुनकर मुस्कुराता है और तभी अपने पिता को बताता है कि वो चुपके से कुछ फ्रूट ले आया है ताकि माँ और मैश खा सके। ये सुनकर रोडन जोर से हंसता है और उसके सिर पर प्यार से हाथ रखता है। और यहीं पर एपिसोड 2 खत्म हो जाता है। अगर आगे की स्टोरी मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एपिसोड 3 हेल मोड हार्डकोर गेमर की कहानी की शुरुआत एलन से होती है। एलन अचानक जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज सुनकर ऐसा लगता है जैसे कोई बड़ी परेशानी हो गई हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। असल में एलन खुशी के मारे चिल्ला रहा था। कई सालों की मेहनत के बाद एलन का आखिरकार लेवल अप हो गया था। उसकी सारी पुरानी स्किल्स भी लेवल अप हो जाती हैं। इसके साथ ही उसे एक नई स्किल मिलती है जिसका नाम एनहांस है। एलन सोचने लगता है कि क्या वो इस नई स्किल से अपनी समन्स को और ज्यादा स्ट्रांग बना सकता है। तभी वो देखता है कि अब वो F रैंक क्रिएचर्स को क्रिएट और समन कर सकता है। ये उसे पहले से पता था, लेकिन अब वो ये सोचने लगता है कि अगर वो पुराने क्रिएचर्स को आपस में मिला दे तो नए क्रिएचर्स बना सकता है या नहीं। इसके बाद एलन डुलू लैंड में जाता है और अपनी कमजोर लेवल होने के बावजूद ड्रैगन समन करने की इच्छा करता है। फिर वो बाकी अपग्रेड्स चेक करता है। उसे पता चलता है कि अब उसका ग्रिमवॉर 30 क्रिएचर कार्ड्स तक रख सकता है। इससे उसे पहले से कहीं ज्यादा स्टैट्स मिलते हैं। एलन ये भी समझता है कि उसकी प्रोग्रेस काफी स्लो है क्योंकि पिछली बार उसे लेवल अप हुए 2 साल हो चुके हैं। लेकिन वो ये भूल जाता है कि उसने रोज पत्थर फेंक फेंक कर एक पेड़ पर बहुत बड़ा गड्ढा बना दिया है। दूसरी तरफ उसकी मदर फिर से प्रेग्नेंट है। अब एलन घर के कामों में ज्यादा मदद करने लगा है। उसके पेरेंट्स आपस में बात करते हैं कि इस बार बच्चा बॉय होगा या गर्ल। अगर गर्ल हुई तो नाम रखने का मौका मदर को मिलेगा। उसी समय एलन देखता है कि उसका माना फिर से पूरा भर गया है। वो अपना ग्रिमवॉर खोलता है और उसे गॉड ऑफ क्रिएशन एल्मिया की तरफ से एक और लेटर मिलता है। एलन गॉड का नाम जोर से बोल देता है, जिस पर उसके डैड उसे डांटते हैं और कहते हैं कि भगवान का नाम बिना वजह नहीं लेना चाहिए। एलन पूरा लेक्चर नहीं सुनना चाहता, इसलिए वो सबका ध्यान बदलने के लिए कह देता है कि रॉडन के हाथ पर जो पुराना स्कार था वो अब गायब हो गया है। रॉडन बताता है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने बोर हंट के दौरान ट्रायल ऑफ गॉड्स पास किया था। एलन को जिज्ञासा होती है तो रॉडन समझाता है कि ट्रायल ऑफ गॉड्स एक स्पेशल घटना होती है। ये कभी कभी हंट के समय होती है। उस समय शरीर में अचानक एनर्जी आ जाती है और सारे घाव अपने आप ठीक हो जाते हैं। ये सुनकर एलन समझ जाता है कि उसके डैड जिस चीज के बारे में बात कर रहे थे वो असल में लेवलिंग अप की प्रोसेस ही है। बस इस वर्ल्ड के लोग इसे ट्रायल ऑफ गॉड्स कहते हैं। एलन सोचता है कि उसके डैड का लेवल काफी ज्यादा होना चाहिए क्योंकि वो एक वेटरन बोर हंटर हैं। उनके मुकाबले एलन अभी भी लेवल 1 पर ही अटका हुआ है, जबकि उसकी समन स्किल 2 बार लेवल अप हो चुकी है। फिर भी एलन जानता है कि असली लेवल अप के लिए मॉन्स्टर्स का हंट करना जरूरी होता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि विलेज के रूल्स के हिसाब से सर्फ्स को बिना परमिशन विलेज छोड़ने की इजाजत नहीं होती। इसलिए वो सीधे कुछ कहने के बजाय सॉफ्ट तरीके से बात करने का फैसला करता है और कैजुअली बोल देता है कि हंटिंग पर जाना कितना अच्छा होता है। रोडन ये सुनते ही उसे रोक देते हैं और कहते हैं कि हंटिंग बहुत डेंजरस होती है और किड्स को फॉरेस्ट के पास भी नहीं जाना चाहिए। ये सुनकर एलन काफी डिसअपॉइंटेड हो जाता है। उसी नाइट एलन डिसाइड करता है कि डेव्स ने जो लेटर भेजा है उसमें आखिर लिखा क्या है। जैसे उसने एक्सपेक्ट किया था, डेव्स ने वो टेक्स्ट ग्लिच फिक्स कर दिया है, जिसकी वजह से अप्रेजल सेरेमनी के टाइम ब्लैक मॉन्यूमेंट पर उसकी समना क्लास शो नहीं हो रही थी। सिर्फ इतना ही नहीं, डेव्स ने ऑफिशियली पोप को भी एक डिवाइन ऑरेकल भेज दिया है ताकि वो इस न्यू जॉब क्लास के बारे में अवेयर रहे और फ्यूचर में ये सही तरीके से डिस्प्ले हो सके। इसके अलावा डेव्स ने उस इशू को भी सॉल्व किया है जिसमें एलन की सारी स्किल्स ई रैंक पर स्टक दिख रही थीं। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि नॉर्मल कैलकुलेशन मेथड ग्रोथ रेट के हिसाब से पोटेंशियल कैलकुलेट करता है। इसलिए डेव्स ने एलन को एक स्पेशल पोटेंशियल डिस्प्ले पेज भेजा है जो ग्रोथ स्पीड पर डिपेंड नहीं करता। जब एलन उसे चेक करता है तो उसे पता चलता है कि अटैक और एंड्योरेंस को छोड़कर बाकी सभी स्टैट्स में उसके काफी हाई नंबर्स हैं। उसका मैना और इंटेलिजेंस एस रैंक पर है, जो एक समनर के लिए बिल्कुल लॉजिकल है। लेकिन क्योंकि उसने हेल मोड चूज किया है, इसलिए अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल जैसा है। फिर भी एलन ग्राइंड से कभी नहीं डरता है। वो तुरंत डिसाइड करता है कि अपनी एनहांस स्किल को एक ग्रास हॉपर मॉन्स्टर पर ट्राई करेगा। वो नोटिस करता है कि ये स्किल उसके समन क्रीचर के स्टैट्स को बूस्ट करती है, लेकिन उसके खुद के स्टैट्स पर कोई इफेक्ट नहीं डालती।
वो बूस्टेड ग्रास हॉपर को समन करता है, जो 1 सेकंड के लिए गोल्डन ग्लो करता है, लेकिन तभी उसकी मॉम वहां आ जाती हैं और उसे अपने पैरों तले क्रश कर देती हैं। अगले दिन रोडन हंटिंग के लिए निकल जाते हैं। एलन पहले सारे हाउस होल्ड चोर्स फिनिश करता है और उसके बाद अपने एक्सपेरिमेंट शुरू करता है। वो एग्जिस्टिंग क्रीचर्स के हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन को ट्राई करता है ताकि कुछ नया बना सके, लेकिन उसे सक्सेस सिर्फ तब मिलती है जब वो बग्स को बर्ड्स के साथ फ्यूज करता है। रिजल्ट में किसी तरह एक ग्रास टाइप क्रीचर बनता है। ये लॉजिक इतना अजीब होता है कि ज्यादा स्टूपिड लगता है। फिर भी एलन ये देखने के लिए एक्साइटेड होता है कि ग्रास टाइप समन उसे कौन से बफ्स देगा। वो सुपर हैप्पी हो जाता है जब उसे पता चलता है कि ये उसकी मैना कैपेसिटी को बूस्ट करता है, जिससे वो और ज्यादा समन्स और फ्यूजन्स कर सकता है। एलन को लगता है कि ये उसकी ग्रोथ को काफी फास्ट बना सकता है। वो तुरंत उस क्रीचर को समन करता है जो एक जिंदा सेब जैसा दिखता है, जिसके हाथ पैर लकड़ी की स्टिक्स जैसे होते हैं। एलन समझ जाता है कि ये लिविंग एप्पल कॉम्बैट के लिए नहीं बना है। वो चेक करता है कि उसकी स्पेशल एबिलिटी अरोमा है। वो एप्पल को एबिलिटी यूज करने का कमांड देता है। वो अचानक जमीन में सिंक हो जाता है और फिर वहां से एक लंबा सा सैपलिंग निकलता है जिसमें से बहुत स्वीट स्मेल आती है। एलन को लगता है कि ये एबिलिटी काफी यूजलेस है, लेकिन उसकी मॉम को वो अरोमा बहुत पसंद आता है, इसलिए वो सैपलिंग को वहीं छोड़ देता है। थोड़ी देर बाद क्रीना फिर से एलन के साथ प्रैक्टिस करने आती है। हमेशा की तरह एलन उससे बुरी तरह हार जाता है, लेकिन क्रीना नोटिस करती है कि वो पहले से थोड़ा बेटर हो गया है। एलन जानता है कि इसका रीजन उसकी स्वॉर्ड मास्टरी स्किल है, जो क्रीना के साथ डेली प्रैक्टिस करने से लेवल 3 तक पहुंच चुकी है। इसके अलावा समन्ड क्रीचर्स की वजह से उसे एक्स्ट्रा स्टैट्स भी मिल रहे हैं। क्रीना के जाने के बाद एलन बैकयार्ड में ट्री पर स्टोन फेंकने लगता है, लेकिन मेंटली वो काफी बर्नट आउट फील करता है, क्योंकि अब तक वो एक भी बार लेवल अप नहीं कर पाया है। उसे अपने छोटे भाई मैश का भी ध्यान रखना पड़ता है और चॉर्स में हेल्प करनी पड़ती है, क्योंकि उसकी मॉम विलेज के लिए और वर्कर्स बनाने में बिजी रहती हैं। उसे लगता है कि ये स्टोन थ्रोइंग वाली ट्रेनिंग ज्यादा वर्थ नहीं है, फिर भी वो करता रहता है। उसने एप्पल ट्री सैपलिंग्स का एक छोटा सा पैच भी बना लिया है, क्योंकि उनकी स्वीट स्मेल मैना रिकवरी टाइम को 6 आवर्स तक कम कर देती है। रात को एलन और उसका परिवार रोडन के घर लौटने का ईगरली वेट करते हैं, लेकिन जब काफी देर हो जाती है तो वो वरिड हो जाते हैं, क्योंकि रोडन को आज इतनी देर नहीं होनी चाहिए थी। अचानक बाहर से शोर सुनाई देता है। वो देखते हैं कि विलेजर्स एक इंजर्ड रोडन को लकड़ी के बोर्ड पर उठाकर ला रहे हैं। एलन और उसके पेरेंट्स बाहर भागते हैं और विलेजर्स की हेल्प करते हैं रोडन को घर के अंदर लाने में। उसके पेट पर बहुत बड़ा घाव होता है। जरा बताता है कि रोडन के पेट में बोर का फैंग सीधा घुस गया था। अगर रेयर मेडिसिनल हर्ब नहीं होती तो वो घर पहुंचने से पहले ही मर जाता। उनकी मॉम पूछती हैं कि उसके पास वो मेडिसिनल हर्ब कहां से आई। जरा बताता है कि नाइट कैप्टन ने कुछ कोल्ड कॉइन्स दिए थे क्रीना के साथ अपने बिहेवियर के लिए अपॉलॉजी के तौर पर, और उन्हीं पैसों से उसने हर्ब्स खरीदी थी। कुछ विलेजर्स बोलने लगते हैं कि रोडन के इंजर्ड होने में कॉमनर्स की गलती है और वो इसे अपने तरीके से सॉल्व करने के लिए रेडी हैं। तभी मैश शोर सुनकर वहां आ जाता है और रोने लगता है। एलन उसे अंदर ले जाकर सुला देता है। जरा विलेजर्स से कहता है कि वो सब आराम करें और कोई फाइट स्टार्ट न करें। वो खुद अपने बेस्ट फ्रेंड के पास रुककर उसकी देखभाल करे। एलन धीरे धीरे जेरा के पास जाता है और थोड़े डर के साथ पूछता है कि क्या सच में उसके डैड के इंजर्ड होने की वजह कोई कॉमनर था। जेरा बिना घुमाए हाँ कह देता है। जेरा बताता है कि कुछ दिन पहले विलेज चीफ ने फैसला लिया था कि कॉमनर्स को भी बोर हंट में शामिल किया जाएगा। वजह ये थी कि बोर मीट बहुत प्रेशियस होता है, उसका ज्यादातर हिस्सा बैरन को चला जाता है और जो बचता है वो हंटर्स में बांटा जाता है। कॉमनर्स को ये मीट सिर्फ एसेंशियल आइटम्स के बदले ट्रेड करके मिलता है। वो कभी खुद से हंट ज्वाइन नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं कि इतने बड़े मॉन्स्टर को संभालना उनके बस की बात नहीं है। लेकिन इस बार सिचुएशन अलग थी। नाइट कैप्टन जेनॉफ ने रॉडन की बहुत तारीफ की थी और उसे हीरो कहा था। कॉमनर्स को लगा कि अगर रॉडन साथ रहेगा तो वो सेफ रहेंगे। जेरा कहता है कि ना वो और ना ही रॉडन कॉमनर्स को हंट में लाने के फेवर में थे, लेकिन विलेज चीफ का ऑर्डर मना करना पॉसिबल नहीं था। प्रॉब्लम तब और बढ़ गई जब बहुत से कॉमनर्स ने प्रैक्टिस को सीरियसली नहीं लिया। वो सर्व्स से ट्रेनिंग नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि वो उन्हें खुद से लोअर क्लास समझते थे। हंट वाले दिन कॉमनर्स को ये काम दिया गया कि वो बोर का ध्यान भटकाएं ताकि बाकी लोग अटैक कर सकें, लेकिन उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी। वो अपने वेपन्स गिराकर भागने लगे। उनमें से एक क्लमजी आदमी जमीन पर गिर गया। उसे बचाने की कोशिश में रॉडन के पेट में बोर का टस्क सीधा घुस गया। किसी तरह सबने मिलकर ग्रेट बोर को डिफीट कर दिया। रेयर मेडिसिनल हर्ब की मदद से रॉडन की जान बच पाई। जेरा एलन और नेर्जा से कहता है कि वो अगले दिन रॉडन का मीट शेयर लेकर आएगा और उन्हें स्ट्रांग रहने को कहता है। अगली मॉर्निंग एलन उठता है और देखता है कि उसकी मॉम उसके डैड की केयर कर रही है। एलन कहता है कि वो उसकी जगह ये काम संभाल लेगा, लेकिन उसकी मॉम बोलती है कि वो ठीक है।
तभी रॉडन अचानक झटके से उठ बैठता है। वो अभी भी यही सोच रहा होता है कि वो हंट के बीच में है। ये देखकर पूरी फैमिली को राहत मिलती है कि वो होश में वापस आ गया है। इस इमोशनल मोमेंट में एलन को रियलाइज होता है कि अब तक वो अपना टाइम सही तरह से यूज नहीं कर रहा था। वो सिर्फ स्ट्रांग बनने पर फोकस कर रहा था, लेकिन उसके पीछे कोई क्लियर गोल नहीं था। अब वो समझ जाता है कि ये वर्ल्ड यहाँ रहने वाले लोगों के लिए कोई गेम नहीं है। उसकी फैमिली और गांव के लोग सब रियल हैं। एलन डिसाइड करता है कि अब वो अपनी पावर का सही यूज करेगा ताकि अपनी फैमिली को सेफ रख सके, खासकर तब जब उसके डैड कुछ टाइम तक चल भी नहीं पाएंगे। तभी जेरा वहां रॉडन का हंट शेयर लेकर आता है। रॉडन को होश में देखकर वो खुश हो जाता है। वो रॉडन से कहता है कि किसी बात की टेंशन न ले और बस जल्दी ठीक होने पर फोकस करे, क्योंकि इस विंटर बाकी विलेजर्स उसकी फैमिली की हेल्प करेंगे। अचानक एलन बोलता है और अपने डैड से परमिशन मांगता है कि वो उनकी जॉब संभालना चाहता है ताकि फैमिली को सपोर्ट कर सके। रॉडन थोड़ी देर सोचता है और फिर हाँ कह देता है। एलन उसी दिन काम शुरू कर देता है। वो सबसे पहले वेल से पानी निकालता है और हैवी बकेट्स उठाता है, जो नॉर्मली किसी अडल्ट के लिए भी मुश्किल होता है। सब लोग शॉक्ड रह जाते हैं ये देखकर कि एलन इतना स्ट्रांग कैसे हो गया है, लेकिन सच ये है कि एलन ने अपने समन्स की मदद से अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को पूरी तरह मैक्स कर लिया है। उसे इस बात की चिंता नहीं होती कि लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि करीना पहले से ही बाहर की दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचे रहती है। पानी पहुंचाने के बाद एलन खेतों में जाता है, जहां जेरा उसे पटेटोज हार्वेस्ट करना सिखाता है। जेरा कहता है कि पटेटोज निकालने के लिए दोनों हाथों का यूज करना चाहिए, लेकिन एलन शो ऑफ करता है और सिर्फ एक हाथ से पूरी पटेटोज की बंच बाहर खींच लेता है। वो हंसते हुए कहता है कि उसे यह ताकत अपने डैड से मिली है। वो पूरा दिन खेत में काम करता है और सारी पटेटोज हार्वेस्ट कर देता है। बाद में वो उन पटेटोज को देखकर सोचता है कि सिस्टम कितना अनफेयर है, जहां सर्व्स इतनी मेहनत करते हैं लेकिन आधे से ज्यादा पटेटोज बैरन ले जाता है। तभी उसे घर की तरफ से आवाज सुनाई देती है। वो देखता है कि कुछ गेस्ट्स आए हैं। वो विलेज चीफ होता है और उसके साथ वही आदमी भी होता है जिसकी वजह से रॉडन इंजर्ड हुआ था। विलेज चीफ कुछ फ्रूट्स गिफ्ट में लाया होता है और वो आदमी रॉडन से माफी मांगता है। रॉडन शांति से बात करता है और उसे फ्यूचर में केयरफुल रहने को कहता है अगर वो हंट कंटिन्यू करना चाहता है, लेकिन बीरजा इतनी आसानी से फॉरगिव नहीं करती। वो उस आदमी को समझाती है कि हर किसी की फैमिली होती है, चाहे वो रिच हो या पुअर, और किसी की लाइफ को लाइटली नहीं लेना चाहिए। थोड़ी देर में बाकी सर्व्स भी रॉडन को देखने आ जाते हैं। उनके फनी बिहेवियर को देखकर बीरजा का गुस्सा भी शांत हो जाता है। अगले डे एलन अकेले वाइल्ड ग्रास के फील्ड में जाता है। वो विंटर के लिए फैमिली की हेल्प करने का अपना प्लान शुरू करता है। वो अपनी इन्वेंट्री से फ्रॉग्स समन करता है और अपने फेस को हाथों से कवर कर लेता है, क्योंकि सारे फ्रॉग्स उस पर कूद पड़ते हैं। फिर वो सिंपल नूब लेवल ट्रैप सेट करता है और फ्रॉग्स को प्रोवोक स्किल यूज करने को कहता है ताकि वाइल्ड बर्ड्स अट्रैक्ट हो सके। एलन थोड़ी देर वेट करता है, लेकिन कुछ भी नहीं आता। वो सोचता है कि शायद प्लान फेल हो गया है और वापस जाने का डिसाइड करता है। तभी उसकी नजर एक बर्ड पर पड़ती है। एलन उस बर्ड को अपनी तरफ आते हुए देखता है और उसे पकड़ने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन तभी उसे रियलाइज होता है कि ये कोई नॉर्मल बर्ड नहीं है। ये बी रैंक का मॉन्स्टर है जिसका नाम एल्बाहरेन है। ये मॉन्स्टर बिना सोचे समझे सारे ट्रैप्स डिस्ट्रॉय कर देता है और फिर फ्रॉग्स को एक एक करके डिफीट कर देता है। एलन समझ जाता है कि वो बी रैंक मॉन्स्टर के सामने टिक नहीं पाएगा, इसलिए वो वहां से भागने लगता है। लेकिन तभी उसके सामने उसका स्टेटस विंडो ओपन हो जाता है। वो सोचता है कि जब उसने अपनी फिजिकल स्टैट्स को लिमिट तक बूस्ट कर लिया है तो शायद वो इस मॉन्स्टर को हरा सकता है। ये सोचकर वो वापस फाइट करने का डिसाइड करता है। वो सबसे पहले एक स्टोन उठाता है और मॉन्स्टर के हेड पर जोर से फेंकता है। इसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड लेकर सीधे उस पर चार्ज कर देता है। मॉन्स्टर भी उसे हिट करता है, लेकिन एलन तुरंत डॉग्स का एक पैक समन कर देता है। डॉग्स मॉन्स्टर को काटते हैं और उसे थोड़ी देर तक बिजी रखते हैं, लेकिन ये ज्यादा देर तक नहीं चलता। बर्ड मॉन्स्टर जल्दी ही सारे डॉग्स को हरा देता है। इसके बाद एलन फिर से अपनी स्वॉर्ड लेकर फाइट में कूद जाता है। मॉन्स्टर उसे दोबारा हिट करता है और इस बार उसे ज्यादा डैमेज होता है, क्योंकि उसके समन्स हार चुके होते हैं और उसके कई बफ्स भी खत्म हो चुके होते हैं। अब एलन खुद को इतना वीक फील करता है कि वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा होता है। तभी मॉन्स्टर बर्ड उस पर एक बार फिर अटैक करता है। एलन किसी तरह अपनी स्वॉर्ड से उसका अटैक ब्लॉक कर लेता है, लेकिन उसे लगता है कि शायद अब सब खत्म होने वाला है। यहीं पर यह वीडियो खत्म हो जाता है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग और नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि एलन और एल्बाहोन के बीच एक डेंजरस फाइट होती है।
एलन को लगता है कि अब शायद उसके पास जीतने का चांस है, लेकिन जैसे ही वो देखता है कि एल्बाहोन बिना किसी एफर्ट के उसके सारे वुल्फ्स को खा जाता है, सिचुएशन बहुत जल्दी खराब हो जाती है। अब उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचता। एलन अपनी स्वॉर्ड से फिर से अटैक करता है, लेकिन इस बार वो पहले से भी ज्यादा जोर से दूर फेंक दिया जाता है। एल्बाहोन उसके और पास आ जाता है और उसके ऊपर खड़ा हो जाता है। साफ दिख रहा होता है कि वो उसे खाने की कोशिश कर रहा है। अपनी जान बचाने के लिए एलन कांपते हुए अपनी स्वॉर्ड ऊपर उठाता है। उसका पूरा बॉडी डर से कांप रहा होता है और उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही होती है कि क्या ये सच में उसका एंड है। लास्ट ऑप्शन के तौर पर एलन 2 लीचेस समन करता है। वो तुरंत एल्बाहेरोन का ब्लड सक करना शुरू कर देते हैं। इससे एल्बाहेरोन थोड़ा वीक होने लगता है और एलन को सोचने के लिए थोड़ा टाइम मिल जाता है। वो जानता है कि अभी वो पहले से काफी वीक है, क्योंकि उसके कुछ समन्स और बफ्स खत्म हो चुके हैं, लेकिन फिर भी उसे लगता है कि ये कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है। अब उसके दिमाग में एक क्लियर प्लान बन चुका होता है, जिससे वो इस बीस्ट को एक स्ट्रॉन्ग फाइनल स्ट्राइक में खत्म कर सकता है। एलन फिर से अपने वुल्व्स समन करता है और वुल्व्स और लीचेस दोनों को एक साथ आगे बढ़कर अटैक करने का ऑर्डर देता है। जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं, एलन भी जंप करता है और सीधे एल्बाहेरोन के हेड पर एक डिसाइसिव स्वॉर्ड स्ट्राइक मारता है। ये अटैक इतना स्ट्रांग होता है कि एल्बाहोन वहीं गिर जाता है और फिर कभी उठ नहीं पाता। उसका ग्रिमोर उसे नोटिफाई करता है कि उसने एक एल्बाहेरोन डिफीट कर दिया है और उसे 100 एक्सपी मिला है। ये मैसेज देखकर एलन बहुत एक्साइटेड हो जाता है और कुछ टाइम तक अपनी विक्ट्री सेलिब्रेट करता है। इसके बाद वो एल्बाहेरोन को अपने फैमिली के पास लेकर जाता है। सब लोग सरप्राइज हो जाते हैं कि जिसे वो पहले एक वीक विम्प समझते थे, उसने इतना डेंजरस मॉन्स्टर अकेले मार दिया। जेडा उसे एल्बाहोन को सही तरीके से ब्लीड करने में हेल्प करने की ऑफर देता है। मॉन्स्टर को बांधने के बाद जेडा एलन को डिटेल में समझाता है कि मीट कैसे कट करना है और कौन से पार्ट्स सेफ और एडिबल होते हैं। वो ये भी बताता है कि हर मॉन्स्टर के अंदर एक मैजिक स्टोन होता है और डी रैंक से ऊपर के मॉन्स्टर्स की मैजिक स्टोन किंगडम के टैक्स लॉज के अंदर आती है। लेकिन जेडा को ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं लगती, क्योंकि गरीब सर्व्स के लिए वो स्टोन वैसे भी यूजलेस होती है। जेडा को लगता है कि चीफ्टन से उन्हें मीट का बेटर प्राइस मिल सकता है अगर वो बताएं कि हंटिंग एलन ने की है, क्योंकि उसके फादर इंजर्ड हैं और हंट नहीं कर सकते। अगले दिन चीफ्टन के ऑफिस में दोनों यही प्लान यूज करते हैं। शुरुआत में चीफ्टन सिर्फ छोटा हिस्सा देने पर अड़ा रहता है, लेकिन जब उसे बार बार याद दिलाया जाता है कि रोडन कितना इंजर्ड है और एक स्टूडेंट उम्र के लड़के एलन को अपनी लाइफ रिस्क करनी पड़ी, तो आखिरकार चीफ्टन मान जाता है और बड़ा हिस्सा देने के लिए अग्री कर लेता है। चीफ्टन उन्हें पूरा मीट रखने देता है और खुद सिर्फ विंग्स और मैजिक स्टोन्स लेता है। एलन एक स्टेप आगे जाकर पूछता है कि क्या फ्यूचर में भी वो ऐसा डील कंटिन्यू कर सकते हैं। जेडा भी उसे कन्विंस करने की पूरी कोशिश करता है। थोड़ी देर सोचने के बाद चीफ्टन उनकी टर्म्स मान लेता है और सेम अरेंजमेंट पर कंटिन्यू करने की परमिशन दे देता है। 3 दिन बाद एलन वही टैक्टिक यूज करके 2 और एल्बाहेरोन से फाइट करता है। पहले एक को हराने का कॉन्फिडेंस अब उसके अंदर आ चुका होता है। इस बार वो लीचेस, वुल्व्स और अपनी वुडन स्वॉर्ड की हेल्प से दोनों को रिकॉर्ड टाइम में डिफीट कर देता है। एलन हर 3 डेज में हंट पर जा रहा होता है, लेकिन ये पहली बार होता है जब उसने कोई समन लूज नहीं किया होता, इसलिए वो बहुत खुश होता है। उसका ग्रिमोर फिर से लाइट अप होता है और बताता है कि उसने 2 एल्बाहेरोन डिफीट किए हैं और 200 एक्सपी गेन किया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि वो लेवल अप होकर लेवल 2 पर पहुंच जाता है। ये देखकर एलन बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और तुरंत अपने स्टैट्स चेक करता है। उसे दिखता है कि लेवल अप के बाद उसका एचपी और एमपी पूरी तरह रिकवर हो गया है, लेकिन वो ये भी नोटिस करता है कि उसका स्टैट इंक्रीज नॉर्मल से सिर्फ 60% ही हुआ है और वो इस बात को समझ नहीं पाता। एलन इस बात को ज्यादा डीप में नहीं सोचता। वो मान लेता है कि शायद उसे पूरे बेनिफिट्स इसलिए नहीं मिले क्योंकि वो अभी अभी इस लेवल पर पहुंचा है। फिर भी वो बहुत खुश होता है और बस यही सोचता रहता है कि उसकी सारी हार्ड वर्क आखिरकार पे ऑफ हो गई है। जैसे जैसे वो और सोचता है, उसे लगने लगता है कि शायद यही वो ट्रायल है जिसके बारे में रोडन ने गॉड्स के ट्रायल के रूप में बताया था। सच में उसके अंदर एक अमेजिंग फीलिंग आने लगती है और उसे समझ आ जाता है कि देर सवेर उसे अपने फैमिली को सच बताना ही पड़ेगा। उसी दिन बाद में एलन घर वापस आता है। रोडन ये देखकर सरप्राइज हो जाता है कि वो एक ही दिन में 2 अल्बाहॉर्न पकड़ लाया है। इसके बाद एलन स्वॉर्ड ट्रेनिंग के लिए क्रीना से मिलता है, लेकिन ट्रेनिंग और फाइट्स के बीच भी उसका दिमाग बार बार इसी बात में उलझा रहता है कि वो कब और कैसे ज्यादा अल्बाहॉर्न हंट कर पाएगा। ये माइग्रेशन सीजन है और आसपास बहुत सारे अल्बाहॉर्न हैं। उसे लगता है कि अगर वो अच्छे से मेहनत करे तो करीब 20 और अल्बाहॉर्न हंट करके वो लेवल 3 तक पहुंच सकता है।
अचानक उसकी सोच टूट जाती है जब क्रीना उसके सिर पर एक हैवी ब्लो मारती है। इससे साफ हो जाता है कि वो मैच जीत चुकी है। अपनी जीत एक्सेप्ट करने के बाद क्रीना बस उसे बाय कहती है और चली जाती है। उस रात बाद में एलन डिसाइड करता है कि अब अपने पेरेंट्स को सच बताने का टाइम आ गया है कि वो अल्बा हॉर्न को इतनी आसानी से कैसे हरा पा रहा है। लेकिन वो जानता है कि वो ये नहीं बता सकता कि उसे इंटरनेट पर दिखे किसी रैंडम गेम में खींच लिया गया था, क्योंकि ऐसा सुनकर उसके पेरेंट्स उसे पागल समझ लेंगे। इसलिए एलन एक बेटर एक्सप्लेनेशन सोचता है। वो उन्हें बताता है कि जब वो सिर्फ 1 साल का था तब उसने क्रिएशन गॉड एल्मिया से एक ऑरेकल सुना था। एलन समझाता है कि ऑरेकल का मतलब होता है कि वो एक नॉर्मल इंसान से ज्यादा स्मार्ट और फिजिकली स्ट्रांग है। इसके साथ साथ इसका मतलब ये भी होता है कि उसे ऐसे ट्रायल से गुजरना पड़ेगा जिन्हें आमतौर पर 100 लोग भी पूरा नहीं कर पाते। ये सब सुनकर रोडन को पहले ही समझ आ जाता है कि क्या हो रहा है। वो जान जाता है कि एलन गॉड्स के ट्रायल से गुजर चुका है। रोडन ने उसी सुबह नोटिस किया था कि एलन के चेहरे का कट पहले ही ठीक हो चुका है, इसलिए उसके लिए यही एक एक्सप्लेनेशन सही लगती है। लेकिन डेजा को ये सब समझ नहीं आता, खासकर इसलिए क्योंकि पिछले साल अप्रेजल सेरेमनी में एलन का रिजल्ट ये दिखा रहा था कि उसके पास कोई टैलेंट नहीं है। तब एलन बताता है कि कुछ महीने पहले उसे लॉर्ड एल्मिया से एक और ऑरेकन मिला था। वो समझाता है कि अप्रेजल के टाइम उसके एट्रीब्यूट्स लो इसलिए आए थे क्योंकि उसमें उसके ट्रायल्स की स्लो प्रोग्रेशन को भी काउंट किया गया था। वो ये भी बताता है कि उसे नो टैलेंट इसलिए माना गया क्योंकि उसका टैलेंट उस टाइम इतना नया था कि उसे प्रॉपरली रिकॉग्नाइज नहीं किया जा सका। ये सुनकर रोडन शॉक हो जाता है क्योंकि इसका मतलब ये है कि एलन के पास सच में टैलेंट है। जब रोडन पूछता है कि वो टैलेंट क्या है तो एलन कहता है कि उसे खुद नहीं पता क्योंकि लॉर्ड एल्मिया ने उसे फुल डिटेल्स नहीं दी हैं। एलन को अपने फादर से झूठ बोलकर बुरा लगता है, लेकिन वो जानता है कि वो समनर होने की बात किसी को नहीं बता सकता। उसे डर है कि अगर लोगों को पता चल गया कि वो मॉन्स्टर्स समन और कंट्रोल कर सकता है तो कुछ लोग गलत तरह से रिएक्ट कर सकते हैं। वो ये भी जानता है कि रीइंकार्नेशन के बारे में तो वो बिल्कुल भी नहीं बता सकता। आखिर में डेजा एलन को गले लगाती है और उसकी ब्रेवरी की तारीफ करती है, खासकर उसकी एज को देखते हुए। इसके बाद रोडन एलन से पूछता है कि उसका नेक्स्ट प्लान क्या है। एलन जवाब देता है कि अभी वो सिर्फ सारे ट्रायल्स पास करके खुद को वर्दी साबित करना चाहता है। ये सुनकर रोडन प्राउड फील करता है, लेकिन वो एलन से ये भी कहता है कि अगर कभी हेल्प की जरूरत पड़े तो हेजिटेट न करे। एलन अपने पेरेंट्स के समझने और सपोर्ट देने के लिए उन्हें थैंक्स करता है। इसके बाद रोडन एलन से कहता है कि फिलहाल ये बात सीक्रेट रखना ही बेहतर होगा, क्योंकि अगर लोगों ने उसे फॉल्स प्रॉफिट समझ लिया तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। हालांकि रोडन ये भी कहता है कि जेडा इसका एक्सेप्शन होगा, क्योंकि वो हमेशा क्रीना के स्वॉर्ड लॉर्ड होने की ब्रैगिंग करता रहता है। रोडन मजाक में कहता है कि अब उसे भी फाइनली अपने बेटे के कूल होने की ब्रैगिंग करने का चांस मिल गया है। जब विंटर आता है तब एलन स्टोर करके रखे गए एक अल्बाहोन को निकालता है और उसे कट करना शुरू करता है। इसके बाद वो जेडा के साथ टाउन जाता है ताकि मीट ट्रेड करके सप्लाईज ले सके। जेडा पहले ही सुन चुका होता है कि एलन को लॉर्ड एल्मिया का ब्लेसिंग और ट्रायल मिला है, और सच कहें तो उसे बिल्कुल सरप्राइज नहीं होता। उसे हमेशा से लगता था कि एलन में कुछ स्पेशल है। रास्ते में चलते हुए दोनों आपस में बात करते रहते हैं। एलन कॉमनर्स और सर्व्स के डिफरेंस का टॉपिक निकालता है। जेडा समझाता है कि इसका मेन डिफरेंस सोशल स्टेटस और टैक्सेस से जुड़ा होता है। वो बताता है कि सर्व्स एक अलग टैक्स सिस्टम के अंडर आते हैं, जहां उन्हें हर अडल्ट के लिए साल में 3 गोल्ड कॉइन्स और हर बच्चे के लिए 1 गोल्ड कॉइन देना पड़ता है। ये सुनकर एलन पूछता है कि एक सर्व को कॉमनर बनने के लिए क्या करना पड़ता है। जेडा आगे समझाता है कि अगर किसी फैमिली को कॉमनर बनना है तो उन्हें हर मेंबर के लिए 10 गोल्ड कॉइन्स ट्रिब्यूट के तौर पर देने पड़ते हैं। वो ये भी बताता है कि कुछ रूमर्स हैं कि कभी कभी बैरन खुद लोगों को कॉमनर स्टेटस दे देता है, लेकिन वो साफ कहता है कि ये सिर्फ रूमर्स हैं और इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये सब सुनकर एलन समझ जाता है कि उसकी मां प्रेग्नेंट है और बहुत जल्द उनका फैमिली 5 मेंबर्स का हो जाएगा। ऐसे में कॉमनर बनने के लिए उन्हें 50 गोल्ड कॉइन्स देने पड़ेंगे। ये अमाउंट सुनकर एलन अंदर ही अंदर सोच में पड़ जाता है। एलन दिन का बाकी टाइम जेडा के साथ ट्रेडिंग करते हुए बिताता है। धीरे धीरे उसे समझ आने लगता है कि ट्रेडिंग और बार्टरिंग असल में कैसे काम करता है। दिन के एंड तक वो अपनी पीठ पर फायरवुड का बड़ा बंडल लेकर घर वापस लौटता है। अब जब उसे बार्टरिंग सिस्टम अच्छे से समझ में आ जाता है तो वो ये भी रियलाइज करता है कि अगली बार टाउन आने पर वो प्रॉपर मार्केट रिसर्च कर सकता है। अगली बार जब एलन ट्रेडिंग के लिए टाउन जाता है तो वो पूरा काम अकेले करता है। वहां वो हर आइटम की मार्केट वैल्यू और बार्टर वैल्यू ध्यान से नोट करता है ताकि फ्यूचर में ये इन्फॉर्मेशन उसके काम आ सके। बाद में एलन एक हर्ब शॉप में जाता है और मर्चेंट से पूछता है कि क्या कोई ऐसी मेडिसिन है जो एमपी रिकवर कर सके।
मर्चेंट तुरंत बोल देता है कि ऐसी कोई आइटम उनके पास नहीं है, क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव होती है और छोटे शॉप के लिए उसे रखना पॉसिबल नहीं है। इसके बाद एलन शेल्फ्स पर रखी सारी हर्ब्स और मेडिसिन्स को ध्यान से देखता है। उसे लगता है कि मैन्युअली इन सबको डॉक्यूमेंट करना बहुत डिफिकल्ट होगा, इसीलिए वो बहुत फोकस करता है और सिर्फ सोचने भर से ही सारी हर्ब्स को बिना टच किए अपने ग्रिमॉयर में ड्रॉ कर लेता है। इसके बाद एलन मर्चेंट से पूछता है कि क्या उसके पास म्यूलर फ्लावर अवेलेबल है या नहीं। ये नाम सुनते ही मर्चेंट काफी अपसेट हो जाता है और इमोशनली रिएक्ट करता है। मर्चेंट बताता है कि कुछ टाइम पहले जेडा उसकी शॉप में आया था और म्यूलर फ्लावर मांग रहा था। उसने बोला था कि उसका एक फ्रेंड बहुत सिक है, इसलिए उसे वो फ्लावर चाहिए। उस टाइम उसने पूरा पेमेंट नहीं किया था और बाद में देने का प्रॉमिस किया था। आज तक मर्चेंट को बाकी पेमेंट नहीं मिली है और ऊपर से वो शॉप का लास्ट म्यूलर फ्लावर भी था। यही बात मर्चेंट को सबसे ज्यादा परेशान करती है। ये सुनकर एलन समझ जाता है कि जेडा ने वही हर्ब खरीदी थी जिसने उस रात रोडेन की लाइफ सेव की थी। एलन सोचता है कि अगर मर्चेंट ने उस दिन हर्ब बेचने से मना कर दिया होता तो शायद आज उसका फादर जिंदा नहीं होता। अपनी ग्रैटिट्यूड दिखाने के लिए एलन मर्चेंट को कुछ एल्बाहोन जर्की गिफ्ट करता है और सिंसियरली उसे थैंक्स बोलता है। इसके बाद वो शॉप से बाहर निकल जाता है। वापस जाते समय एलन टाउन में वेपन्स देख रहा होता है। तभी उसकी मुलाकात उसी किट से हो जाती है जो अप्रेजल सेरेमनी में मिला था, जिसे एक्स टैलेंट मिला था। वो होता है डुगोरा और उसके साथ चीफटेन का बेटा पेल्मोएस भी होता है। एलन जानता है कि डुगोरा हमेशा ट्रबल करता है, इसीलिए वो क्वाइटली वहां से निकलने की कोशिश करता है। लेकिन डुगोरा उसके सिर पर मारता है और बोलता है कि एलन अब उसका मिनियन बने। इसके जवाब में एलन अपनी वुडन स्वॉर्ड निकालता है और सीधे डुगोरा की तरफ पॉइंट करता है और एलन पर चार्ज करता है। एलन इजीली उसके सारे अटैक्स डॉज और ब्लॉक कर देता है। डुगोरा के स्ट्राइक स्ट्रांग होते हैं, जो नॉर्मल है क्योंकि वो एक्स यूजर है, लेकिन फिर भी उसकी स्ट्रेंथ करीना के सामने कुछ भी नहीं लगती। एलन ड्यूएल को जल्दी खत्म करने का डिसाइड करता है। वो डुगोरा के हाथ से स्वॉर्ड गिरा देता है और फाइट जीत जाता है। जीतने के बाद वो बस कामली एक्नॉलेज करता है और वहां से चला जाता है, जिससे डुगोरा और ज्यादा एंग्री हो जाता है। उस रात बाद में एलन घर लौटता है और देखता है कि रोडन अपनी बैंडेजेस हटा रहा है। इससे ये क्लियर हो जाता है कि वो फिर से कंप्लीटली फिट हो चुका है और हंट पर जाने के लिए रेडी है। लेकिन डेरजा उसे वार्न करती है कि वो ज्यादा ओवरडू ना करे, वरना मसल पुल हो सकता है। अगले दिन क्रिना के घर डुगोरा फिर से एलन को चैलेंज करता है। वो कई बार बैडली हारता है, लेकिन उसका ईगो उसे हार एक्सेप्ट नहीं करने देता, इसीलिए वो बार बार रीमैच मांगता रहता है। इसी बीच एलन का छोटा ब्रदर मैश भी क्रिना के साथ स्वॉर्ड ट्रेनिंग स्टार्ट कर चुका होता है। ये देखकर एलन बहुत एक्साइटेड हो जाता है और सोचता है कि 2 साल बाद अप्रेजल सेरेमनी में मैश कैसा परफॉर्म करेगा। कुछ टाइम बाद फैमिली में न्यू बेबी बॉर्न होती है। सब मिलकर उसका नाम मीला रखते हैं। बाद में रोडेन जेडा के साथ हंट से घर लौटता है और अनाउंस करता है कि पूरे फैमिली को चीफटेन ने बुलाया है। पता चलता है कि चीफटेन चाहता है कि बैरन को दिए जाने वाले बूर्स की नंबर 10 से बढ़ाकर 15 कर दी जाए। इसके लिए चीफटेन चाहता है कि इस साल कॉमनर्स को भी फिर से हंट में अलाउ किया जाए। बीजा को ये डिमांड बिल्कुल रिडिकुलस लगती है, खासकर इसलिए क्योंकि पिछली हंट में रोडेन को सीरियस इंजरी लगी थी। रोडेन मानता है कि वो इस रिक्वेस्ट को डिक्लाइन करना चाहता था, लेकिन ये रिक्वेस्ट नहीं थी बल्कि बैरन का डायरेक्ट ऑर्डर था। अगर विंटर तक 15 बूर्स डिलीवर नहीं किए गए तो कॉन्सिक्वेंसेस बहुत डेंजरस हो सकते हैं। तो एम्पायर बाहर से और सर्फ्स रिक्रूट करेगा। ये बात सुनते ही एलन तुरंत समझ जाता है कि ज्यादा सर्फ्स आने का मतलब होगा कि जमीन कम पड़ जाएगी। जो लोग हंट नहीं कर सकते उनके लिए अपनी जमीन खोने का रिस्क और भी बढ़ जाएगा। जेरा ये भी जोड़ती है कि सबसे बुरी बात यह है कि बैरन चाहता है कि अगले साल के एंड तक 20 बोर्स डिलीवर किए जाएं। रोडेन सोचता है कि इस डिमांड को पूरा करने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो ये कि अब हर 10 दिन में एक बार हंट करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि उससे भी ज्यादा बार हंट करना पड़ेगा। तभी एलन बीच में बोलता है और सजेस्ट करता है कि उन्हें बैरन के ऑर्डर को फॉलो कर लेना चाहिए। जेडा उसे डांटते हुए बोलती है कि जब बड़े लोग बात कर रहे हों तो बीच में इंटरप्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन रोडेन उसे रोकता है और एलन को अपनी बात पूरी करने देता है। एलन एक्सप्लेन करता है कि वो बैरन के डायरेक्ट ऑर्डर को मना नहीं कर सकते, इसलिए अगर कॉमनर्स हंट में डेड वेट गी बन जाएं, तब भी उन्हें ऐसा तरीका ढूंढना होगा जिससे वो डेड वेट भी यूजफुल बन सके। अपने पास्ट एक्सपीरियंस को गेम्स से जोड़ते हुए एलन बताता है कि ऐसे कैरेक्टर्स को यूजफुल बनाना जो केपेबल नहीं लगते हमेशा से उसकी स्पेशलिटी रही है।
वो सबको कहता है कि उस पर ट्रस्ट रखें और सिचुएशन उसे हैंडल करने दें। वो उन्हें याद दिलाता है कि उसे लॉर्ड एल्मिया से विजडम का ब्लेसिंग मिला है। उसी ब्लेसिंग की वजह से उसे लगता है कि उसके पास एक ऐसा प्लान है जो सच में काम कर सकता है। और यहीं एपिसोड 4 एंड होता है। नेक्स्ट पार्ट मिस न करने के लिए सब्सक्राइब करो।